कौन सा देश है जो इंडिया की तरक्की से सबसे ज़्यादा परेशान है? मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को जो चाहता है सबसे ज़्यादा खींचना तो वो है ब्रिटेन। धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर, कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई हैं, एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे आप मुझे नहीं सुना। जो दुनिया में दिखाई नहीं देता, दुनिया में वो सबसे डेंजर। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी नज़र में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है सर? ऑब्वियसली पाकिस्तान लगता है हमको। नहीं। तो आपका असली नाम लक्की बिष्ट है या अभी बता रहे हो आप लक्की बिष्ट? आप देखो तो ये इस तरह नहीं, आंसर दो ना इसका। तो सर आप देखो लक्की बिस्ट लोग इसी नाम से जानते हैं। अब लक्की बिस्ट थोड़ा ना होगा सर नाम, आगे डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा। नहीं है, बट डॉक्यूमेंट आपका अलग है ना, अलग नाम से है। अलग नाम से है तो लक्की बिस्ट। तो अब यहाँ जब हम बात करें, यहाँ रखा है पर्स अंदर रखा आपने? नहीं, पर्स तो है। भाई प्लीज जाओ, इनको मैं पकड़ाऊं। आप कोई वेपन रखते हो अभी? लॉरेंस बिश्नोई को गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्या? एक गैंगस्टर को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी भाई? मुझे इतना बताओ सर। नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं, लोग कह रहे हैं भाई, मैं यही क्वेश्चन कह रहा हूँ कि क्यों सपोर्ट करेगी भाई? मुझे एक रीज़न बताओ। 1947 में हमारी आईडी थी, 1968 में RNW खड़ी हुई। चलो आप मुझे 5 स्पाई का नाम बता दो सर। नहीं पता सर। भाई एजेंट आप भी बन सकते हो, बहुत ईजी है एजेंट बनना। एजेंट कोई भी बन सकता है, एक सोल्जर बनना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर। जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दाऊद पे क्या क्लैरिटी है? दाऊद जिंदा है, नहीं जिंदा सर है? ये तो देखो, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की ISI जानती है दुनिया में, है ना, और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि दाऊद जिंदा है या नहीं है। लेकिन कौन सी एजेंसी है जो मानवता के लिए ठीक नहीं है? पूरी दुनिया में वॉर कराना चाहती है। वो चाहती है पूरी दुनिया में उन्हीं का पावर हो, है ना, चाहे लाखों लोग मर जाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो MI6 है सर। एक एजेंट के लिए हनी ट्रैप कितना बड़ा रिस्क है? MI6 का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। अच्छा। आप हमेशा सुनते हो कि CIA ने ये कर दिया, मोसाद ने ये कर दिया, ISI ने ये कर दिया। सर इंटेलिजेंस की दुनिया में जिसका नाम जितना पीछे होगा ना, वो उतना डेंजर होगा। Okay. एक एग्जांपल बताता हूँ। आपसे बड़ा आतंकवादी तो मैं कह रहा हूँ मौलाना मसूद अजहर भी नहीं है सर। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं आप। सर कैसी बात कर रहे हो सर? नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। धुरंधर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, लेकिन कभी सोचा आपने कि एक रियल लाइफ एजेंट की लाइफ होती कैसी है? जैसी फिल्म में दिखाते हैं वैसी है या सब कुछ अलग अलग होता है? इन सारे सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया के सबसे चर्चित, विवादित और मिस्ट्री से भरे हुए कमांडो, एजेंट, स्नाइपर, एक ऐसे इंसान जिनका पास्ट एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। सो प्लीज वेलकम लकी बिष्ट। नमस्ते एंड वेलकम भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया रौनक भाई, बहुत ही अच्छा। और क्या हो रहा है देश में आजकल? देश में बढ़िया चल रहा है सर। हमारे देश में तो ठीक ही है, बाकी तो हर जगह आप देख ही रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम पूरे दुनिया में। तो एक फॉर्मर एजेंट बोलूँ मैं आपको, क्या बोलूँ मैं? आप कुछ भी बोल सकते हैं, हिंदुस्तानी बोल सकते हैं, फॉर्मर एजेंट बोल सकते हैं सर, एक सोल्जर बोल सकते हैं, जो भी। तो इन सब के नाते आप क्या देखते हैं कि इंडिया के लिए अभी सबसे बड़ा रिस्क क्या है इंटेलिजेंस लेवल पे, और क्या हम उस रिस्क को टैकल करने में सक्षम हैं? सर देखो, रिस्क तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि दुनिया की कोई भी देश, हम बात हिंदुस्तान की नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी देश सुपर पावर तभी बनता है सर जब वहाँ की पब्लिक साथ हो। नहीं तो आप दुनिया में कितने भी पावरफुल आर्मी लेके आ जाओ, कितने भी पावरफुल आप बोलोगे हमारे से अच्छा IQ लेवल, हमारे साइंटिस्ट से ऊपर कोई नहीं है, जब तक पब्लिक नहीं होगी ना सर, जब तक आम जनता उस अपने देश के साथ नहीं होगी, वो देश तरक्की नहीं कर सकता कभी भी, चाहे कुछ भी हो। तो पब्लिक को अपने देश के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, अपनी सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा, उस हर आदमी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा जो अपने देश के लिए योगदान देता है सर। तभी आपका देश सुपर पावर बन सकता है। और जीवन के अंदर एक चीज़ है, ये छोटे से मैं निचले स्तर से बताने की कोशिश करता हूँ। एक मोहल्ले के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ता है तो 4 लोग होते हैं उसको पीछे खींचने वाले। ये दुनिया में हर समाज में है। तो अब आते हैं देश के ऊपर। दुनिया का कोई भी देश जब सुपर पावर बनता है ना सर, तो समझ लो मुश्किलें आएंगी उसके ऊपर। दुनिया के हर बड़े देश उसे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आपके देश के अंदर क्रिटिसाइज भी होगा, आपके गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रदर्शन भी करेंगे, तो समझ लो कि आप तरक्की कर रहे हो। अगर आपका देश
खुद ही बर्बाद है, तो कौन उसको दूसरे, मतलब वेस्ट हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, किसी को इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं सर, क्योंकि वो तो पहले ही बर्बाद है। मतलब दूसरा देश तभी इंटरफेयर करेगा जब आप सुपर पावर की ओर हो आगे। तो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा, इंडिया की टांग कौन सबसे ज़्यादा खींच रहा है? कौन सा देश है जो इंडिया की तरक्की से सबसे ज़्यादा परेशान है? सर ये मेरा व्यक्तिगत है, हाँ। जो मुझे ग्राउंड रिसर्च लगता है। मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को जो चाहता है सबसे ज़्यादा खींचना, तो वो है ब्रिटेन, MI6। ओके, जो अमेरिका नहीं, मतलब न्यूज़ में नहीं, देखते तो ऐसा नहीं, लगता है बस- अमेरिका है सर, या चाइना है। नहीं सर, आपको बताते हैं कि आप, मैं एक क्वेश्चन सर, जिन अंग्रेजों का सूर्य अस्त कहते हैं कभी नहीं हुआ, मतलब एक देश, सारे देश उनके गुलाम थे लगभग। एक देश में अगर सूरज ढलता था तो जो दूसरा देश था वहां सूर्य उगता था। तो आप मुझे ये बताओ कि 1947 जब से ये अंग्रेज चले गए, आपने कभी MI6 के बारे में सुना, MI5 के बारे में सुना? आप हमेशा सुनते हो कि CIA ने ये कर दिया, मोसाद ने ये कर दिया, ISI ने ये कर दिया। सर इंटेलिजेंस की दुनिया में जिसका नाम जितना पीछे होगा ना, वो उतना डेंजर होगा। ओके। जितना पीछे, एक एग्जांपल बताता हूं कि एक इवेंट को 10 लोग कर रहे हैं, जिसका नाम 10वें नंबर पर होगा ना, कोने पर, वो सबसे डेंजर होगा इंटेलिजेंस की दुनिया में। अच्छा। बिल्कुल। और उसकी मजबूरी होगी वो नाम देना, वो पूरी कोशिश करेगा कि पहले तो उसका नाम ही ना आए, वो इस दुनिया से दूर रहे, लेकिन ऐसी मजबूरी हो कि उसको नाम देना ही पड़े, तो वो सबसे कोने में अपना नाम लिखाएगा, और वो सबसे खतरनाक आदमी होगा। कि लोग कहते हैं कि प्रॉक्सी के तौर पर आज जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का जो आज चल रहा है, और आप देख रहे हैं पिछले 3 सालों से जो वॉर चल रहा है, दुनिया क्या बोल रही है? दुनिया कहती है कि नहीं यार, यूक्रेन को प्रॉक्सी के तौर पर यूज किया, चलो यूक्रेन को किया प्रॉक्सी के तौर पर रशिया के साथ वॉर करने के लिए। मैं ये कहता हूं कि ब्रिटेन ने तो अमेरिका को भी प्रॉक्सी के तौर पर यूज किया। किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट। रशिया के, ऑफ कोर्स। मेरी बात समझ रहे हो? अमेरिका को प्रॉक्सी के तौर पर यूज कर लिया। अमेरिका का क्या मतलब इस वॉर के साथ सर? आप मुझे ये बताओ ना, रशिया आज, ब्रिटेन दुनिया की नजरों में ब्रिटेन इतना बड़ा दुश्मन नहीं है रशिया का, जितना बड़ा दुश्मन कौन दिख रहा है? अमेरिका। तो बैकफुट पर MI6 दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है सर। तो इंडिया में आप कह रहे हैं कोई भी बवाल होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है सिविल लेवल पे, जनता के लेवल पे, सड़क पे, तो उसमें आप कह रहे हैं कि MI6 या ब्रिटिश का हाथ सबसे ज्यादा बड़ा होता है? सर 5 दिन पहले की एक घटना बताता हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही दिन पहले की। एक प्रेसिडेंट पुतिन सर का विजिट था इंडिया के अंदर। इंडिया के विजिट पर ब्रिटेन के एम्बेसी से, यहीं से एक उनकी राजदूत है लिंडी कैमरॉन, वो एक आर्टिकल पब्लिश करती हैं सर। एक आर्टिकल पब्लिश करती हैं 30 नवंबर को, और उस आर्टिकल में क्या लिखती है पता है? उस आर्टिकल में ये लिखती हैं कि पुतिन पूरी दुनिया के अंदर नरसंहार चाहते हैं। और दूसरा एक वर्ड लिखती है उस आर्टिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस वॉर को रोकने के लिए कहा पुतिन से। ये कब आर्टिकल पब्लिश किया जाता है? पुतिन सर के आने से 3 या 4 दिन पहले। अब एक चीज बताओ सर, ब्रिटेन के एक राजदूत जो इंडिया के अंदर है, वो कहने के लिए राजदूत है सर, MI6 की एक एजेंट, जिसको MI6 ने रखा हुआ है यहाँ। शायद मेरा हर वीडियो देखते भी हैं सर, ब्रिटेन ने तो एवरीथिंग, हर वीडियो मेरा चेक करता है। तो एक MI6 अपने एक एजेंट को बोलता है कि तुम ये आर्टिकल पब्लिश करो। तो यह आर्टिकल कहाँ से पब्लिश होना चाहिए सर? यह आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन कह रहा है ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं सर। चलो सर, मेरे घर में कोई समस्या, इंडिया के न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, इंडिया के न्यूज़पेपर में छपवाते हैं। अगर मेरे गांव में कोई समस्या है तो मैं केरल से थोड़ा ना कहूंगा तुम लिखो, मैं अपने गांव में लिखूंगा ना सर, किसी लोकल पेपर में कि यार मेरे गांव के लिए ये समस्या है। ब्रिटेन को लग रहा है कि पुतिन ऐसा कर रहे हैं, तो ब्रिटेन ने BBC में नहीं छपवाता है आर्टिकल। ये आर्टिकल कहां पब्लिश करता है? इंडिया के न्यूज़पेपर में। चलो मैं आर्टिकल का नाम नहीं बताता हूं कि किस पेपर में, हिंदुस्तान के एक न्यूज आर्टिकल में पब्लिश होता है। सेकंड पॉइंट, इस पहली चीज से उन्होंने क्या किया कि पुतिन जो हिंदुस्तान आ रहे हैं, यार अगर सपोज करो मैं आपके ही घर पर आ रहा हूं आज, और आप ही के घर में कोई आदमी बोल रहा हो यार ये आदमी तो साला बेकार इंसान है, तो पहले दिन मेरे को कुछ भी हो लेकिन लगेगा ना यार आदमी को। सही बात है। तो हमारे ही देश में वो दौरा कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं कि वो नरसंहार चाहते हैं, ये हमारे न्यूज़पेपर में आ रहा है। करवाने वाले कौन? ब्रिटेन की राजदूत। दूसरा पॉइंट इसी में, पूरी यहां पर एक छोटी सी खबर है यहाँ के लोगों के लिए कि एक पेपर में लोगों ने तो, आधे लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा सर। सही बात है। लेकिन इस पूरे न्यूज आर्टिकल को पूरा यूरोप में किस तरह दिखाया गया है पता है? BBC के में। फिर BBC अपना अगला आर्टिकल छापता है। BBC अपना आर्टिकल में क्या लिखता है पता है? ये नहीं लिखता कि हमने ये आर्टिकल लिखा है, बोला हिंदुस्तान का लेख पढ़ो। अब मेरी बात समझ रहे? बोला हिंदुस्तान का लेख पढ़ो। अब पूरे यूरोप के अंदर माइंडसेट सेट किया जाता है कि हम नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद हिंदुस्तान कह रहा है, जिसके वहां पर ये है MI6 सर।
गेम। और आप उस आर्टिकल में ध्यान से देखोगे तो लिंडी कैमरॉन का नाम तीसरे नंबर पर लिखा है सर, जबकि आर्टिकल लिंडी कैमरॉन ने छापा है, लेकिन इससे पहले उसने क्या गेम खेला, जर्मनी और फ्रांस के राजदूत का नाम पहले लिखा है अपना। तो मैंने क्या बोला कि जो दुनिया में दिखाई नहीं देता, दुनिया में वो सबसे डेंजर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नजर में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है सर, जिसके बारे में हम नहीं जानते, अच्छा ठीक है। वो दुश्मन सबसे खतरनाक है सर। जिसके बारे में मुझे सब पता है यार, कितने बजे उड़ता है, कितने बजे खाना खाता है, कितने बजे नहाता है, कितने बजे कहाँ जाता है, इसका बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, इसको कौन से वेपन चलाने आते हैं, कौन से नहीं, वो मेरे कोई दुश्मन, वो तो सब कुछ पता है ना। मेरे डेंजर कौन है जिसके बारे में तो पता ही नहीं है सर। अदृश्य सबसे खतरनाक है ना सर। अरे पाकिस्तान को तो बताया गया, पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है सर, वहां तो खुद गृह युद्ध चल रहा है, कर्जे में डूबा हुआ है सर पूरा पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को दुश्मन मान लिया क्योंकि पाकिस्तान क्या है, एड फंडिंग के थ्रू पैसा ले लेके एक आतंकवाद फैलता है, लेकिन उसको कराता कौन है, कभी ये सोचो ना सर। तो क्यों पाकिस्तान को इतना पैसा दिया जाता है आतंकवाद फैलाने के लिए? तो आप कह रहे हैं वो कौन दे रहा है पैसा? आप MI6 सर, ज्यादातर या सिर्फ? ज्यादातर, सिर्फ नहीं होगा तो सर। कौन कौन है सर, पाकिस्तान को फंड कौन कौन करता है इंडिया के पाकिस्तान, अगेंस्ट? सर देखो डायरेक्ट तरीके से मैं आपको MI6 को आप लो, हाँ दूसरे नंबर पर CIA को ले लो, तीसरे नंबर पर MSS को ले लो सर आप, ठीक है। तो एक ब्रिटिश का हो गया, एक अमेरिका का हो अमेरिका क्या होगा, बगल में हमारा चाइना सर। गया। ठीक है। क्योंकि हम उलझते रहेंगे ना सर, अगर हम खुद के उलझनों में पड़े रहेंगे तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर कि लोग कहते हैं, देश की जनता कहती है यार कि हिंदुस्तान के एक बड़ा कानून क्यों नहीं बनता, कानून में संशोधन क्यों नहीं होता? अरे आप साथ दो ना यार, यार आप साथ नहीं देते कैसे कानून में संशोधन हो जाएगा सर? आपने एक छोटा सा भारत, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 4 दिन पहले 10 दिन पहले चर्चाओं में कि हमारा एक संचार ऐप आ रहा था, पूरे 2 लोग कहेंगे नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे। सर आप अपनी पूरी प्राइवेसी एप्पल को दे दोगे, आप अपनी सारी प्राइवेसी गूगल को दोगे, ठीक है? आप इंस्टाग्राम पर अपना साला पूरे खानदान की पोस्ट कर दो, नाते हुए भी पोस्ट करो, आप पर उन पर ट्रस्ट है आपकी, जो आपके हर सेकंड की लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं, आपकी हर प्राइवेसी जिनके पास है, आपका पूरा अकाउंट जिस गूगल में पड़ा है, आपको उस पर ट्रस्ट है। आपको भारत के एक ऐप पर ट्रस्ट नहीं है जैसी आता है। कभी साइकोलॉजी को समझो सर, इन लोगों को ट्रस्ट है, पूरे हिंदुस्तान को ट्रस्ट है, लेकिन उनमें भ्रम डाला जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये गेम किसका? ये गेम MI6 का। तो आप ये कह रहे हैं कि उसका क्रोनोलॉजी क्या है, उसका क्या कहते हैं, सीक्वेंस क्या है कि MI6 कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करती है? क्या मीडिया में भी करती है, बिजनेस में भी करती है? ये कैसे होता है? और सिर्फ MI6 नहीं, मतलब बाकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सर, जितनी भी हमारे देश में NGO खुली हैं, अच्छा, जो ब्रिटेन की जो NGO खुली हुई है, क्यों फंड कर रही है सर? यहाँ किसके आड़ में फंड हो रहा है? पैसा तो आ रहा है ब्रिटेन की एक NGO में, ये पैसा टेररिज्म में जाता है, डायरेक्ट तो पैसा नहीं आएगा ना। इन आप डिटेल निकलवाओ ना इन NGO के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है सर। हिंदुस्तान के अंदर हजारों NGO खोल के बैठा हुआ है ब्रिटेन आज। अरे तुम भलाई चाहते हो, अपने देश में भलाई करो ना। कितना $6 ट्रिलियन का कर्ज है इनके ऊपर सर। हिंदुस्तान की जनता कहती है ब्रिटेन बहुत अमीर है, भाई मैं आपको बताऊं 6 ट्रिलियन का कर्ज है इनके ऊपर। अमेरिका कहते हैं बहुत है, तो मैं आपको बताऊं 38.9 ट्रिलियन का कर्ज है इनके ऊपर। क्यों रशिया वॉर चल रहा है, कभी सोचने की कोशिश करिए? क्योंकि रशिया के ऊपर 1 ट्रिलियन का भी कर्जा नहीं है, $379 बिलियन का ही कर्जा है इनके ऊपर, $मिलियन का। ठीक है। तो जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इंडिया को सपोर्ट करती है या वो भी थोड़ा बहुत? सर देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, परमानेंट दुश्मन भी नहीं है, लेकिन रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं। अगर हम बात करें 1947 से लेकर आज तक, अगर चाहे हम MiG-21 पर डील कर रहे हैं, हमने MiG-21 लिए, रशिया ने हमें दिए सर। हमने वेपन्स अगर AK-47 से स्टार्ट किया, हमने रशिया से लिए, तो रशिया हमको दे तो रहा है, वेपन्स के साथ हमारी डील तो कर रहा है, तेल भी हम ले रहे हैं। लेकिन इसको किस तरह से दिखाया जाता है, अब इंटरनेशनल लोगों के अंदर कैसे दिखाया जाता है कि इंडिया का एक बिजनेसमैन बोलता है कि यार हम रशिया से तेल आधा कर देंगे। एक बिजनेसमैन ने बोला ना सर ये बात। यार आप कल कुछ भी कहते हो, आप बोलते हो रौनक भाई कि यार मैं अमेरिका का ये सामान नहीं खरीदूंगा, ये आपका व्यक्तिगत सुझाव है ना, इसको देश के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? लेकिन प्रोपेगेंडा क्या फैलाई जाती है पूरी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान ने रशिया से आधा तेल लेने के लिए मना कर दिया। नहीं, आप आधी बात बता रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि हिंदुस्तान के एक बिजनेसमैन ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि उस बिजनेसमैन के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो, क्योंकि उस बिजनेसमैन के आपके केस अमेरिका में चल रहे हैं। करेक्ट। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम करती है उसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें, और किस रीजन में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, ये कितना आसान है पता लगाना या समझना? सर देखो, जिसका नाम सीक्रेट सर्विस हो गया वो तो सीक्रेट ही है, उसके बारे में तो आप जीवन में पता ही नहीं लगा सकते। ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि
दुनिया की कोई भी एजेंसी, हम बात हमारी एजेंसी की नहीं करेंगे, वर्ल्ड में कोई भी एजेंसी हर उस देश के अंदर एक्टिव होती है जहां से उस देश को थ्रेट है सर। ठीक चाहे वो देश कोई भी ले लो, चाहे हम कितने पार्ट्स के अंदर, हम चाहे पाक गैक्स को दे रहे हो, मिडिल ईस्ट को देख रहे हो, हम लोग चाइना को देख रहे हो, अलग अलग गैक्स के ऊपर काम करती है और इस तरह से पूरी दुनिया को कवर किया जाता है सर। सेंसिटिव, जैसे पाक सेंसिटिव है। पाक क्यों सेंसिटिव है? कहते हैं कि जो आदमी खुद ही बर्बाद हो रहा हो, मरता मरता क्या नहीं करता। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद होती है, वो हर हद तक करेगा सर। वो मतलब खुद बर्बाद हो रहा है, उसको पैसे की जरूरत है तो किसी भी एक्सट्रीम हद तक जाएगा। लेकिन मेन चीज, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ पॉइंट को छूने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम जहां से, सर आपको डेली बुखार आ रहा है, आप क्या करोगे? डेली एक दवाई खा लोगे, लेकिन आप ये नहीं देखोगे यार बुखार मुझे आ क्यों रहा है, ठीक है है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहां से हो रही है? पाकिस्तान डेली आतंकवाद कर रहा है, धमाके कर रहा है, टेररिज्म को भेज रहा है, ये हमारे को पॉइंट नजर आ रहा है। बैक पॉइंट कौन है? कौन है जो इसे फंड दे रहा है इतना, और क्यों दे रहा है? दूसरी चीज दे क्यों रहा है? ये क्वेश्चन आना चाहिए लोगों में कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार क्यों दे रहा है ब्रिटेन पैसा, क्यों अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दे रहा है? जो अमेरिका किसी को 1 रुपए उधार ना दे, जो खुद आज 38.9 ट्रिलियन में कर्जे में डूबा हुआ है, वो क्यों उधार देगा पाकिस्तान को? ये वजह समझने की कोशिश करो। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज, बिजनेस एजेंसी, अगर आप मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा वेपन्स वो की जो इंडस्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है सर। तो जितना अनरेस्ट रहेगा उतने हथियार बिकेंगे। सर आप एक छोटा सा पॉइंट लेके चलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। चाहे MI6 हो, CI हो, उन्होंने क्या कर दिया, सपोज करो 10,000 करोड़ की फंड कर दिया ISI को, बोला एक काम करो, एक इंडिया के ऊपर एक क्या करो, अटैक करो बड़ा वाला। ISI ने उस 10,000 करोड़ में से क्या कर दिया, 500 करोड़ दे दिए मौलाना मसूद अजहर को कि एक काम कर, लड़के भेज। उस 500 करोड़ में से मौलाना मसूद अजहर ने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए और भेज दिए 4-5 लोग। गेम समझ में आया? मतलब नीचे पर आदमी 50 लाख के अंदर यहां पर आके क्या कर दिया, टेररिज्म अटैक करके गया। इस टेररिज्म अटैक के कारण हिंदुस्तान ने क्या किया, रिएक्शन किया। एयर स्ट्राइक्स हुई, जैसी एयर स्ट्राइक हुई पूरा एशिया हिल गया सर। लोगों को लगा यार सेफ रहने के लिए तो भाई वेपन चाहिए, बड़े बड़े मिसाइल्स चाहिए, है ना सर, सब कुछ चाहिए ना, एयर सिस्टम चाहिए, अपना डिफेंस सिस्टम चाहिए। बड़ी बड़ी डील होना शुरू हुआ सर, यानी कि 1,000 करोड़ अगर MI6 या CIA ने दिए तो लाखों करोड़ों का बिजनेस हुआ है महीने भर के अंदर। पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बनता है सर। दुनिया का, मैं हमेशा बोलता हूं सर कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बिजनेस है सर ये। धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर। कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई हैं, उसमें जो एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? सर देखो, मुझे उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो लगी पूरी मतलब पिक्चर को देखने पर, एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या होता है, जब भी हम LOC क्रॉस कर देते हैं ना सर, तो हमारे पास वो ताकत नहीं होती जो हमें अपने घर पर होती है। सही बात है। वहाँ पर एक पॉइंट है, एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि हमें पता होता है यार ये चीज़ गलत हो रही है, हम वहाँ पर बहुत मजबूर होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसका ये मतलब नहीं कि लोग कहते हैं यार तुमने वहाँ कुछ नहीं किया, नहीं, करने के लिए वहाँ कर सकते थे एग्जाम्पल के लिए। लेकिन होता क्या है, हम एक बहुत बड़े काम के लिए गए, हो सकता है कि वहाँ पर कोई एक्शन ले लें, हम 2 आदमी मार देंगे, 4 आदमी मार देंगे, लेकिन हम एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा हैं जो एक बहुत बड़ी चीज़ों को रोक रहे हैं। तो सिचुएशन आपने देखा कि वहाँ पर क्या होता है कि उसे पता है कि यार यही लड़के क्या कर रहे हैं, एक अटैक करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। एक एग्जाम्पल है, गुस्सा है कि ये मेरे लोगों को ही मारेंगे, लेकिन अगर मैं वहाँ पर कोई एक्शन करता हूँ क्या होगा, 2-4 को मार दूंगा, वो 20 और भेजेंगे। करेक्ट। तो ये सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई उन्हें, जो कई जगह पर नहीं दिखाई। जैसे पिक्चरों में तो और जगह होता ही है कि एक ही आदमी सब कुछ कर देता है, वहीं सब कुछ खत्म करके आ जाता है। आदमी जब एक स्पाई जाता है कहीं भी, तो ये सिचुएशन एक रियल टाइप का दिखाया। और दूसरा क्या है कि लोग स्पाई वर्ल्ड को अभी भी बहुत कम दिखा पाए। लोगों के दिमाग में स्पाई, अगर मेरे से कल कोई भी आदमी मिलता है, अगर मेरे को कोई भी सोर्सेज या कोई भी अदर स्पाई या एसेट मिलता है, तो मुझे पहले से मैं पता करता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। एक एग्जांपल के लिए, भाई वहाँ बैठा है, मुझे लगता है अरे भाई मेरे लिए काम कर सकता है, लेकिन ये क्या काम कर सकता है, एग्जांपल के लिए काम तो मेरे लिए करेगा, कल वो मेरा एसेट बनेगा, मेरा स्पैरो बनेगा, कुछ भी बनेगा, एग्जांपल मेरा फील्ड एजेंट बनेगा, मैं उसको पहले देखूंगा ये बनेगा क्या। मुझे लगता है ये आदमी, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, स्पैरो क्या होता है? मतलब कि यार सपोज करो कि ये आदमी सिर्फ मेरी एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहां तक पहुंचा सकता है। अच्छा ठीक है। ये खुद भी कुछ नहीं पता करेगा। स्पैरो बोलते हैं। हम एक कोट की तरह, जैसे हम इसको स्पैरो कि ये आदमी क्या करेगा, मैं इसको बोलूंगा एक काम करना यार, ये रौनक भाई को ये खबर, रौनक भाई से खबर उठा के ये वहां पर दे के आ जाए। इसका काम वहां की इन्फॉर्मेशन को क्या है
आपस में, ताकि आप कभी एक दूसरे से ना मिलो, आपस में थ्रेट ना हो दोनों को एक साथ। हाँ। तो ये मैसेजिंग देने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये अब ये आदमी सिर्फ मैसेज दे रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है कि दुनिया में कोई भी आदमी, सपोज करो कि एक आदमी मिला, बोला यार लकी ये एक MI6 का क्या है, एक एजेंट है, तो मैं बोलूँगा ठीक है एजेंट है। जैसे मुझे वो अगली चीज़ बोलेंगे ना, तो मैं ऐसे हो जाऊँगा, तो वो बोलेंगे कि, मैं बोलूँगा एजेंट है, ठीक है मैं एजेंट समझ गया, और उन्होंने बोल दिया कि इसका बैकग्राउंड मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का है, मैं ऐसे हो जाऊँगा भाई। अब मेरी बात समझे, इससे पहले उन्होंने मेरे को बोला ये एजेंट था, तो एजेंट कुछ भी हो सकता है। एक एजेंट हो सकता है इंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हो हमारे देश के अंदर, या हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा करने आया हो, या हमारे देश में बहुत सारे करप्ट लोगों को पैसा देने आया हो। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बोला कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मिलिट्री बैकग्राउंड है इसका, SF का बैकग्राउंड है, तो फिर होना, क्योंकि भाई वो आदमी फिर क्या है, वो हार्डकोर डेडली, मतलब इज द ये किलर है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ही मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का बैकग्राउंड हो, और साथ में एजेंट है, तो इसका मतलब है किसी नॉर्मल काम के लिए नहीं आया है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी गतिविधि को करने आ रखा है। ऐसे समझ में। तो हमारी पिक्चरों के अंदर या जो भी हम लोग देखते हैं, हम सोचते हैं कि स्पाई का भी बैकग्राउंड होता है सर। आपने अगर एक छोटा सा उदाहरण, आपने जैसे अभी धुरंधर की बात करी, आपने एक स्पाई का नाम सुना होगा, इजराइल के इली कोहेन ना, हाँ। जो रशिया सीरिया के में अंदर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। उनका बैकग्राउंड मिलिट्री नहीं था सर। उनका बैकग्राउंड क्या नहीं था, मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, एक स्पाई थे। उनका काम था इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, एक देश के अंदर एक प्रोपोगंडा करना, वहां की गवर्नमेंट को चेंज करना, कैसे वहां पर एक रिवोल्यूशन लेके आना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एज अ स्टूडेंट या ट्रेनिंग में आप लोगों को एली कोहेन का दिखाया था, बताया गया था हाँ, क्या? दुनिया के हर स्पाई का सर, सब अच्छा, हर स्पाई का दिखाया जाता स्पाई का हम है, लोग उस पे आते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। तो धुरंधर के अंदर ये चीज अच्छी दिखाई, और एक चीज और दिखाई, देखो मैं यहाँ पर अभी पहला ही देखा हूँ, हाँ। मुझे सेकंड पार्ट में नहीं पता क्या दिखाया है कि इसमें रणवीर सिंह का बैकग्राउंड है क्या। अभी हाँ, तो अभी आया नहीं है वो, आया नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या दिखाया है। वो मेरे लिए और बड़ी चीज होगी सर, कि इसका बैकग्राउंड एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड है क्या। जो भी मैं समझ आया, जो मुझे समझने से लगा, मुझे समझने से ऐसा लगा कि देखो ये दुनिया के अंदर, मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में फौज में भी नौकरी करी होगी सर, फौज के लोगों को भी बहुत कम लोगों को पता होता है, 50% 60% लोगों को, कि हिंदुस्तान में ऐसी भी फोर्स हैं। कई फोर्सेस का तो नाम ही नहीं होता। आज भी आपने RNW का ही नाम सुना। मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर RNW से भी खतरनाक एक फोर्स है जिसका तो नाम ही नहीं सुन रखा है इंडिया में। हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत आज की जनरेशन बहुत समझदार है। मैं आपको ये बताऊं कि 1960 के मतलब 60 के दशक में फोर्स बन गई थी। इज द डेंजरस फोर्स। एक छोटा सा उदाहरण शायद धुरंधर में मुझे जिस हिसाब से लगा कि ये फोर्स काम करती है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा मुझे बैकग्राउंड ऐसा दिखाई दिया। कौन सा सीन था, कुछ बताइए। एक सीन ये था कि एक हमारे जो कैरेक्टर, जैसे जो भी उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया, NSA चीफ टाइप का कैरेक्टर प्ले किया है अपने माधवन सर ने। तो एक क्रिमिनल है या गैंगस्टर है जो किसी भी केस के अंदर चला जाता है, ऐसा होता है। ये फोर्स वही काम करती है हमारे इंडिया के अंदर। एक फोर्स है कि जैसे सपोज करो कि लगता है यार इस आदमी के पास अब एक ही है, या तो फांसी लगेगा, ये मरेगा आदमी, लेकिन दिखता है कि ये आदमी इसने क्राइम क्यों किया है, एग्जाम्पल के लिए क्राइम को भी हम स्टडी करते हैं सर। सपोज करो यार आपने क्या कर दिया, 4 हत्याएं कर दी। क्यों हत्याएं करी हैं? आपके साथ अत्याचार हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपके साथ क्या हुआ, अत्याचार हुआ, आपको लोगों ने परेशान किया, आपकी फैमिली को परेशान किया, आप पहले कानून के पास गए। करेक्ट। कानून के पास गए। एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं सर, हमारे क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े पान सिंह तोमर एक उदाहरण है, करेक्ट है ना सर, जिस आदमी ने हिंदुस्तान को मेडल दिलाया, पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, लास्ट में उन्होंने वेपन उठाया। सेम उसी केस के अंदर एक लड़का क्या है, आज की सिचुएशन चेंज है, पुलिस बहुत एडवांस है, कि सेम आप ही एक क्राइम कर देते हो, 4 लोगों को मार देते हो, अंदर चले जाते हो, केस स्टडी, आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था आपका। आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी, जेन्युइन में आपको ये लोग परेशान कर रहे थे, किसी भी कारण से हो सकता है, जमीन को लेकर हो, आपकी फैमिली को लेकर हो, और ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट क्राइम किया, आपने इससे पहले मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कुछ करप्ट लोग थे पुलिस प्रशासन में, कहीं पर भी आपकी मदद नहीं करी, आपने मजबूरी में स्टेप उठा लिया। गवर्नमेंट को लगता है नहीं, या तो ये आदमी क्या जेल के अंदर ही रहेगा जीवन भर, उम्र कैद है, तो क्यों ना इस देश के लिए इससे काम लिया जाए। करेक्ट। आपको निकाला। अब आपको बोला था कि ये तो छोटे से लोग हैं ना यार, ये तो 4 लोग हैं, समस्या असली ये नहीं है, समस्या कहीं और भी है, इससे भी बड़ी समस्या। लेकिन आप तो बुरे नहीं थे ना सर, आप रियल में बुरे नहीं थे, आपने क्राइम को ही खत्म किया, तरीका गलत था आपका। तो फिर इनको कहाँ यूज किया जाता है, स्पेशल एजेंट्स बना के, स्पेशल एजेंट बना के। अब इसके बाद कि सेम सिचुएशन में जो मुझे समझ में आया, जो सीन देखकर कि रणवीर सिंह का जो सीन देख के झलक थी थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कोई
किसी ने कोई क्राइम किया, किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ, उसमें डायलॉग भी ना, घायल हो तभी घातक हो। हाँ, तो मतलब हाँ। जी, तो उसमें मुझे लगा कि यार कोई ना कोई इसके साथ कुछ गलत हुआ। Correct. गलत होने के बाद इसने क्राइम किया, क्राइम होने के बाद हमारे जो भी चीफ दिखाया उसमें, एनएसए चीफ जो भी XYZ दिखा रखा, जो चाहे आरएनडब्ल्यू के चीफ दिखाया, एनएसए चीफ दिखाया, जो भी एक कैरेक्टर प्ले किया, उनको लगा कि यार नहीं, यार लड़का है, लड़के को क्राइम से नफरत कर रहा। लड़का किससे नफरत करता है? क्राइम के साथ। अब इसके बाद क्या इस कैरेक्टर में रणवीर सिंह को क्या मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है या नहीं, वो आगे पता चलेगा आगे सर। पता चलेगा। अगर रणवीर सिंह एक मिलिट्री ट्रेनिंग देकर गई है तो इस दो डेडली, वो बहुत डेंजरस है सर। ठीक है। इसमें एक क्रिटिसिज्म इस फिल्म का ये हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपने वायलेंस दिखाया है, ऐसा दिखाओगे तो समाज बहुत बिगड़ जाएगा। आपने इसमें हाइपर नेशनलिज्म दिखाया है, क्योंकि एंड में एक डायलॉग भी आता है कि अभी नया भारत है, घर में घुस के मारता है। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, उसमें कई सारे पॉलिटिकल रेफरेंसेस भी लिए हैं, तो आपको लगता है? सर जी एक चीज़ बताओ मेरे को, लोग बोलते हैं यार कि खाई मतलब क्या बोलते हैं इसको कि मतलब मार काट दिखाइए। अरे यार आप यू टर्न वगैरह देख रहे हो ना सर, किस किस बच्चे के मोबाइल में नेटफ्लिक्स, अमेजोन किसके में नहीं है सर? किस में नहीं है? आप बोलते हो कि डेडली, क्या आप इसको देखें, इस पिक्चर को सर, आराम से देखें, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुई देखने में? नहीं, क्या प्रॉब्लम? अगर आप पिक्चर में बीच में उठकर चले गए हो ना सर, बोलते हो भाई मैं एक सीन आगे नहीं देख सकता, तो मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे आप मुझे नहीं सुनना। अच्छा, उतना डेडली होता है? तुम कहोगे मुझे सुनना ही नहीं है सर। तो वो है, वो असली टॉर्चर है, वो चीजें हैं सर। ये तो आपको चीज दिखाई है, आपको 10-20% दिखाया, तो अब घर में घुस के मारेंगे तो इसमें कौन सा गलत बोल दिया सर? तो इसमें गलत क्या बोला? मैं एक चीज ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, इसमें क्या गलत बोल दिया? नहीं, उनका ये कहना है कि ये सब बोलने की भी क्या जरूरत है, इससे फिर पहले नहीं- जो फिल्में बनी है उसमें ये सब नहीं बोला है। आराम से जो स्पाई होता था वो हेलीकॉप्टर से सब्जी लेने जाता था, रास्ते में एक मिशन भी कर देता था, फिर बाद में आके बीच पे लड़की के साथ डांस भी कर लेता था, फिर वो लड़की ISI एजेंट होती थी तो उससे रिलेशन भी बना लेता था। सर तो वो तो हैप्पी गो लकी है, तो आप उसको इतना ब्रूटल दिखाने की क्या जरूरत है? जब मिशन ही करना है तो अच्छे से दिखाओ। नहीं सर, उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है कि घर में घुस के मारेंगे? यानी कि इसका मतलब कोई ना कोई आपके रिलेशन में रहते हैं ना उधर, तो बुरा लगता है सर। आपके कोई ना कोई तो रिलेटिव वहाँ होंगे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हो। मतलब रिलेटिव ऐसा भी नहीं है कि आपकी पत्नी या भाई बहन रहते होंगे, रिलेटिव मैं उसको भी कहता हूँ जिससे आपका घर चल रहा है। दुनिया में तो आप दिखा रहे हो कि आप हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हो, लेकिन असली में आपके बाप कौन बैठे हुए हैं बाहर जो आपको पूरा फंड मैनेज करते हैं। तो आपको तो बुरा लगेगा यार, आपको बाप को कोई कुछ बोलेगा घर में घुस के मारेंगे, तो ये भी हो सकते हैं तरीके सर। आपकी पर्सनल जर्नी पे आते हैं अभी। अरे सर हाँ, बिल्कुल सर। सो एज अ स्नाइपर आपका पहला किलिंग कौन सा था? किलिंग बोल सकते हैं? सर किलिंग भी बोल सकते, किलिंग क्या बोल सकते हैं, या project बोलें उसको? एक एलिमिनेट बोल सकते हैं, ऑपरेशंस बोल सकते हैं तो सर। पहला ऑपरेशन कौन सा था? सर डेट तो एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा और कहाँ किया है वो भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पहला मैं आपको बताता हूँ। साल कौन सा था? होगा 2006 के आसपास है सर, 2006 के आसपास। अच्छा, 2006 में ही। 2006 में सर। तो उसके 2 साल बाद जब अटैक होता है मुंबई पे, तो एज अ फोर्स का बंदा आप में ऐसा जोश आता है, आपको गुस्सा आता है कि भाई? नहीं सर, गुस्सा ही आएगा सर। देखो क्या होता है कि जो भी बंदा फोर्स में है, फोर्स हिंदुस्तान की सब बढ़िया है सर, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लो, चाहे आर्मी ले लो, स्पेशल फोर्स, नेवी, एयरफोर्स। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को जिस भी फोर्स को आप काम दोगे ना सर, वो फोर्स कंप्लीट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप हमारी फोर्स को ही काम दोगे तो हमारी फोर्स ही बेस्ट करेगी। दुनिया में आप किसी भी फोर्स को काम दो, वो फोर्स अपना बेस्ट काम करके दिखाएगी सर। तो गुस्सा तो आएगा ही सर, कि गुस्सा क्यों नहीं आएगा? सपोज करो कि अगर अपनी रेजिमेंट के अंदर या मैं अपनी एजेंसी में रह रहा हूँ, तो उस टाइम क्या प्रोफाइल, क्या पोस्ट थी आपकी, क्या थे आप तभी? सर आप एक कमांडो ही समझ सकते हैं, ठीक है। है ना? तो कहीं मैं भी कहीं पोस्टिंग पर था, तो चीज़ें न्यूज़ सुनने को मिल जाती हैं सर। तो होता क्या है कि हम किसी के साथ 10 महीने रहते हैं, 10 महीने तो हम साथ में ही है ना सर। 2 महीने हम अपने घर जाते हैं, तो साल में 10 महीने तो घर तो हमारा वही हुआ। और होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको लग जाता है यार कि जो टीम गई है, वो टीम कभी ना कभी मैंने इनके साथ ट्रेनिंग करी होगी जी। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं हम लोगों के अंदर भी, कि ऐसा नहीं है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ आता है यार एक बंदा एजेंट बन गया तो एजेंट, ऐसा नहीं। हर बार अपग्रेड किया जाता है। जैसे आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, हर 6 महीने में एक अपग्रेड आ जाता है सॉफ्टवेयर का, वैसे एजेंट्स या दुनिया के किसी भी सोल्जर को अपग्रेड किया जाता है। कल सपोज करो कि दुनिया के अंदर कोई नई वेपन्स आएंगे, टेररिज्म का कोई नया तरीका आएगा, तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा, वो भी हर बारी क्या होगा, अपग्रेड किया जाता है। ठीक है। सर, तो एवरीथिंग। तो पहला प्रोजेक्ट आपका या पहला जो ऑपरेशन था वो 2006 में था? 6 में था, तो पहली बार था जीवन में ग्राउंड के ऊपर। हाँ। देखो
ट्रेनिंग के अंदर तो बहुत कुछ होता है। तो ट्रेनिंग में तो सिचुएशन हम बताइए ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं तो कुछ तो बताइए क्या हुआ था उसमें। सिचुएशंस क्या था सर, एक्चुअली क्या है कि लोकेशन नहीं बता पाऊंगा कौन सी लोकेशन में थे, क्योंकि फिर भी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, वहाँ से उस देश से आना शुरू हो जाता है। अच्छा तो अच्छा, मतलब देश विदेश में था ये। हाँ, एक बाहर था। अच्छा। तो अफ्रीका के अंदर कौन सी जगह पर, ये भी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे वहाँ भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके लिए यूएन वगैरह गई होती है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो प्रोपोगंडा कर रहा था और काम नहीं करने दे रहा था अपने तरीके से, क्योंकि एक पीस कीपिंग के लिए गए हैं। तो पीस कीपिंग का मतलब है पीस कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप हमारे ही लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो ये पता चल गया था कि जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं कि एरिया एक कमांडर होता है उनका, एक कमांडर फलानी लोकेशन पर आएगा, ठीक है, और यही इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा टारगेट नहीं है सॉफ्ट टारगेट जिसको हम एलिमिनेट कर सकें उससे। एक बहुत इनपुट मिला तो, और डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं था, महज होगा मतलब 450 मीटर की दूरी पर था टारगेट। अच्छा। और जो आर्क ऑफ फायर था वो भी क्लियर था इतना, मतलब क्योंकि पोजीशन लेने का पूरा टाइम था हमारे पास। दो तरह के टारगेट होते हैं, एक टारगेट क्या होता है, हम अचानक जा रहे होते हैं, और हमारा उसी टाइम क्या होता है, हम अम्बुश हो जाता है, उसके खिलाफ हम लोग काउंटर फायर करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन चेंज है, इस पर मुझे लोकेशन पहले से पता है, मेरा टारगेट कहाँ पर आएगा वो भी मुझे पता है। तो इसको हम एक तरह से सॉफ्ट टारगेट भी लेते हैं, क्योंकि इस टाइम टारगेट को मुझे कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है। तो जब मैं पहली बार पोजीशन लेके बैठा, और हम लोग दो होते हैं हमेशा, तो हम हमेशा एक ही चीज़ सीखा है। देखो, एक स्नैपर का मोटो क्या है सर, वो मैं क्लियर करूं कि एक सोल्जर का मोटो होता है एक गोली एक दुश्मन, हाँ। एक स्नैपर का मोटो होता है एक गोली एक कमांडर। दुनिया की किसी भी आर्मी का मोटो है 1 बुलेट 1 एनिमी, बट स्नैपर का मोटो है 1 बुलेट 1 कमांडर 1 बुलेट 1 लीडर। एक स्नैपर आम लोगों को मारने के लिए नहीं बना सर, उसका काम है तुम लीडर को खत्म करो, वॉर खत्म। तो जिस जगह पर हम लोग वेट किया, तो वेट होने के बाद 4-5 घंटे जो भी हमारा टाइमिंग था, उस टाइमिंग के बाद वो लोग आए, गार्ड्स वगैरह उसके ऑलरेडी बैठे हुए थे, एक लकड़ी का चांद बना हुआ था बैठने का, उसके ऊपर वो बैठा। तो जबकि मुझे क्लियर मेरा टारगेट नज़र आ रहा है वहाँ पर, मैं चाहता तो हेड भी शॉट कर सकता था, लेकिन कहते हैं कि जब ग्राउंड पर हम लोग काम करते हैं तो पहली बार क्या होता है, धक धक होना शुरू हो जाता है सर, हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट। जैसे हर आदमी को पता होगा यार कि हमारे दिल की धड़कन को क्या है, कि सबको पता है कि 60 से लेकर या 65 से लेकर 100 बारी तक धड़कता है, ठीक है, और एक आम आदमी लगभग 12 से लेकर 20 बार तक स्वस्थ आदमी सांस लेता है। अब उस टाइम क्या हो गया, हार्ट बीट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, सांस भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। सांस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सर, सांस को मैं रोक लूंगा 1 मिनट तक तो मेरी सांस नहीं चलेगी। हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल करूंगा सर, क्योंकि मुझे पता है कि हर सेकंड के अंदर, सपोज करो मेरी हार्ट बीट 60 से ऊपर जा रही है, 60 सेकंड से ऊपर मेरी हार्ट बीट चलना स्टार्ट हो गई, और जब मैंने ट्रिगर दबाया और उसी के साथ मेरी हार्ट बीट भी टक हुआ, तो अगर मेरी बुलेट जब बैरल से निकला, अगर वो 1 mm भी दाएं बाएं हो गई, 1 mm, यानी कि देखो 1 सेंटीमीटर 10 mm, यानी कि 1 mm दाएं या 1 mm बाएं गई है, अगर मेरा टारगेट 500 मीटर दूरी पर है, तो मेरा टारगेट से मेरी बुलेट 50 क्या कहते हैं, लगभग 10 से 15 मीटर दूर चली जाएगी सर। आप समझ रहे हैं, यहाँ तो 1 mm गया है, वहाँ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दूर हो जाएगी। तो एक स्नैपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब भी आपका ट्रिगर प्रेस हो रहा हो, उस टाइम आपकी धड़कन ना चले सर, एक धड़कन से दूसरे धड़कन के बीच की गैप। तो इज द लॉन्ग प्रोसीजर ट्रेनिंग का। और यहाँ पर मुझे पता है कि हवा की स्पीड क्या है, 400 मीटर दूरी पर वो हवा की स्पीड नहीं होगी सर, हमारे को वहाँ की हवा की स्पीड को एनालाइज करना पड़ेगा वहाँ के पेड़ पत्तों को देखकर। ओके। क्योंकि यहाँ तो सपोज करो हवा की स्पीड चल रही है एग्जाम्पल के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे, सामने चल रही है सर 12 किलोमीटर प्रति घंटे या 10 किलोमीटर प्रति घंटे 500 मीटर दूरी पर। तो ग्राउंड इस तरह से होता है कि हर 5 मीटर 10 मीटर में सिचुएशन चेंज होती है। तो ये बहुत एक स्नैपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बोला कि सेम सिचुएशन, कि मैं चाहता तो हेड शूट कर सकता था, लेकिन मुझे लगा यार नहीं, साला कहीं निशाना ना छूट जाए। पहली बार ऐसा लगा, तो मैंने अपना हेड को चेंज किया, नीचे लाया, बहुत बड़ा शरीर है तो यहाँ पर, और स्नैपर का राउंड इतना पावरफुल है आजकल तो सर 0.5 GM यानी कि 12.7 mm की राउंड बन गए हैं। वो तो क्या करते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी पार कर देते हैं सर। अच्छा। इतना पावरफुल सर, 0.50 mg, मतलब आपकी जो आर्मी की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको आगे से भी पार करेगा, पीछे से भी पार कर देगा सर। तो फिर मारा, पहले तो एकदम से कुछ असर, चंद सेकंड के लिए तो लगा यार क्या हुआ करके, लगी नहीं लगी गोली, फिर धन जब टारगेट नीचे गिरा तो बड़ा वो लगा, खुशी लगी कि ऐसा लगा दुनिया की सारी, मतलब 1 सेकंड के अंदर ये लगा निशाना चूक गया यार, पल सेकंड के अंदर लगा जब वो गिरा एकदम से। तो और कहाँ लगी थी इसको गोली?
कहाँ मारी? ये फाड़ दिया पूरा, ये पीछे इस जगह पर लगा था उसका, तो ये हिस्सा तो पूरा अलग कर दिया उसका तो पूरा का पूरा। और क्या वेपन कौन सा था आपके पास? मेरे पास था ड्रैगनो 7.62 mm उस टाइम। तो अभी तो उससे काफी एडवांस हो सर गया। अब तो मैंने आपको बोला ना, ये तो 7.62 mm है, हम्म। अब आगे 12.7 mm सर, मतलब 12.7 mm समझ लो, फाड़ के वो था 7.62, ये 12.7, तो देख लो आप। सो ये तो एक ऑफिशियली जो बंदा डेजिग्नेटेड है उसी को मिलता होगा ये वेपन, ये ऐसे ओपनली वेपन्स तो ये तो नहीं मिलते होंगे, या स्नाइपर वाले वेपन्स? सर ये तो इंडियन आर्मी जो होती है, हाँ। इंडियन आर्मी में हर सेशन के अंदर, सेक्शन जैसे प्लाटून सेशन के अंदर, हर सेशन के अंदर एक LMG होती है सर। हम्म। और आपको मैं बताऊं, जहाँ तक आई थिंक हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो, मेरे एक बटालियन के अंदर आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि 15-20 या 10-12 स्नाइपर से ज़्यादा होंगी सर। ओके। तो तो वो आदमी खत्म, खत्म सर। टाटा गुड बाय गया। तो फिर आप फटाफट वहां से भागे या कैसे? ऐसे फिल्मों में दिखाता है बैक पैक किया, गन वन निकाला, रखा? हमारे पास सर इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन का पूरा रूट होता है, जिस रूट से हम लोग जा रहे होते हैं। हाँ। इसका बहुत है, मैंने आपको क्या बोला, इसके लिए हम एक क्लासेस चलाएंगे तो शायद साल भर पूरा लग जाएगा अच्छा। कि चीज़ें कि कैसे, मतलब आपको किस रास्ते से जाना है, कौन से रास्ते से नहीं जाना है। अगर यहाँ तक कि चींटियों ने भी अपनी लाइन तोड़ दी तो आपको पता है कि इस रास्ते से मुझे नहीं जाना, क्योंकि किसी न किसी जीव ने वहाँ पर हरकत करी है, तभी चींटियाँ, आप कभी जाते हो मतलब इतना कीन ऑब्जर्वेशन होना अरे चाहिए। मतलब आपको मैं क्या, आप खाना फेंक दो वहाँ पर, एक स्नैपर बता देगा खाना 2 दिन पुराना है, 3 दिन पुराना है, 4 दिन पुराना है, 10 दिन पुराना है। आप पेड़ का पत्ता तोड़ो, एक स्नैपर बता देगा कि यहाँ से उस पेड़ के टूटे हुए पत्ते को देखकर बता देगा कि कितने कितने दिन पहले यहाँ से हरकत हुई है। पेड़ों से जो ओस गिरी है उस ओस को देखकर बता देगा। तो इस पूरा का पूरा सर। और मैंने आपको सो इसमें रेंज भी डिफाइन होती है कि इतने रेंज पे ही स्नाइपर आएगा, या क्लोज किलिंग्स भी होती है? क्लोज operations? किलिंग सर नहीं देखो, एक्चुअली क्या होता है, एक स्नैपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्नैपर ही चलाएगा। हाँ। अभी मैं एक कमरे के अंदर हूँ सर, ये शायद 5 मीटर का भी कमरा नहीं है अगर मैं देखूँ तो। इसलिए अगर मेरे को कौन सा वेपन चाहिए, अगर आप मुझसे बोलोगे, मैं बोलूँगा मेरे लिए बेस्ट वेपन है सर, मुझे आप पिस्टल दो। मेरे लिए बेस्ट हथियार क्या है? पिस्टल है, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत क्लोज है, ठीक है। या थोड़ा सा अगर आप मुझे 20-25 मीटर की दूरी पर दो, मैं बोलूँगा मेरे लिए बेस्ट वेपन आप MP5 वगैरह कुछ भी दे दो, AK दे दो एग्जाम्पल के लिए। अगर मेरा टारगेट कम से कम 300-400 मीटर दूरी पर होता है, मैं कहता हूँ मुझे LMG दे दो। मुझे लगता है मेरा टारगेट 1000 मीटर दूरी पर है, तो मैं कहता हूँ मुझे एक स्नैपर दो। सर आदमी के हिसाब से और दूरी के हिसाब से वेपन को चूज किया जाता है, ठीक है। वेपन के हिसाब से हम आदमी चूज नहीं कर सकते ठीक है, हमेशा। ठीक है। और फिर जब ये आपने ऑपरेशन किया सक्सेसफुली, तो उसके बाद अपने घर वालों को बताया कि आज अरे नहीं सर, कैसे, आज मैं ऑपरेशन पे गया था, अरे बढ़िया नहीं, हो गया? नहीं, नहीं सर, तो घर घर वालों वाले को कौन बोले अच्छा बताएगा आप सर? डॉक्टर बन गए, आप ऑपरेशन पे अरे गए? नहीं, घर वालों को कौन बताएगा सर? तो घर वालों को ये आप सीक्रेट सर्विस में हैं या आप एक स्नाइपर हैं, ये आपने घर वालों को कब रिवील किया, या किया ही नहीं कभी? ऑफकोर्स सब तो पता होगा। हाँ, अब तो ये जब विद इन मेरे लाइफ के ऊपर बुक आ गई थी, हाँ। एस हुसैन जैदी सर ने जब RNW हिटमैन तभी पता चला तब उनको? उसके बाद पता चला। और उससे पहले आप कितने ऑपरेशंस कर चुके थे? सर ऑपरेशन तो देखो, मैं ये भी लोगों को क्लियर करूं, आप शायद आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, भाई आप लोग क्वेश्चंस करते हैं यार कितने ऑपरेशन, तो मैं आपको बताऊं कि छोटा सा उदाहरण बताता हूं। इस देश का रूल क्या है, आर्मी का एक लॉ है कि आर्मी 3 साल तक CI ऑप्स में जाएगी और 3 साल तक पीस में आएगी। CI ऑप्स जहां पर काउंटर इंसर्जेंसी चल रहा हो, जहां पर आतंकवाद, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, JNK हो गया, ठीक है। जब 3 साल तक आर्मी CI के बाद जब वापस 3 साल आती है पीस में, जैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ दिल्ली के अंदर, ये मेरे लिए पीस है। अब आपको बताऊं भाई, जब आर्मी 3 साल तक CI में जाती है तो एक दिन के अंदर मतलब साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। आर्मी एक रात में 3-3 ऑपरेशन करती है। एक बंदा ऑपरेशन के लिए गया होगा, दूसरी पार्टी निकलेगी। अगर एक आदमी 6 महीने तक CI ऑप्स में बैठा हो तो मैं आपको बोलूं कि 6 महीने के अंदर हो सकता है उसने 180 ऑपरेशन में गया हो, हर रोज एक ऑपरेशन में। सक्सेस कितने होते हैं वो अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर नहीं चल रही है कि आप गए और आप ऑपरेशन में सक्सेस ही हो गए, सही बात है ना सर। तो ऑपरेशन तो डेली तो होते हैं। आप कितने साल थे CI में? मतलब CI सर मैं तो हमेशा ही CI में रहा सर, हमेशा से CI में रहे? बस आया था कुछ दिन के लिए NSG में। तो नंबर्स क्या है, वही लोग जानना चाह रहे हैं, कितना है? 200 है, 500 है? सर ऑपरेशंस तो बहुत करे होंगे, गिनती नहीं है यार ऑपरेशंस की तो यार। बट उसकी चलिए अभी नहीं डिस्कस करते उसको, बट फिर भी आपके पास तो होगा ना रिपोर्ट की क्या है, एक दिन क्योंकि मैं आपने गिन रहा एक गोली में जो एक कमांडर टपकाया है उसका रिपोर्ट कहीं तो होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स कहीं तो होगा, या उसको एकदम ही नहीं कहीं ना कहीं तो होता है। और डेफिनेट जितने भी कोविड ऑपरेशंस होते हैं बाद में, और ये अभी कभी इन फ्यूचर के अंदर अगर लोधी रोड में या ब्लॉक ये खुलेंगे फाइल है तो शायद हिस्ट्री में पता चले। देखो CIA तो खोलता है, अगर हमारी भी एजेंसी कभी खोले तो कि किसने कौन सा ऑपरेशन किया है। कोड ऑनली नाम नहीं सर, कोड होगा। किसी ऑपरेशन का दुनिया में कोई भी नाम डिस्क्लोज नहीं होगा सर। तो क्या होगा, क्या होगा आपने एक कोड होगा, कोड होगा, ये code name ऑपरेशन होगा। फिजी। नहीं जैसे ऑपरेशन फिजी के अंदर हाँ। कोड शेखावत,
ठीक है, कोड मोहन नारायण, हाँ ठीक है। अब मोहन नारायण कौन थे, शेखावत कौन थे, ठीक है, संजीव सहगल कौन थे, हाँ। ये कोड है सर, अच्छा ये कोड है बस। ये तो कोड जैसे है। एक बेबी फिल्म आई थी उसका था बेबी। बेबी बेबी एक ऑपरेशन हो गया। हाँ। जैसे एग्जांपल के लिए ऑपरेशन फीजी, हाँ दुनिया को सभी पता है कि शायद आई थिंक 14 मई 1987 को रबुका ने गवर्नमेंट गिरा दी थी फीजी की। ठीक है। जब रबुका ने फॉरेन फीजी की गवर्नमेंट गिराई तो उस टाइम भी फीजी के अंदर 50% हिंदुस्तानी थे सर। तो ये सरकार गिरने के बाद क्या हुआ कि उस टाइम राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे और एनडी तिवारी उस टाइम शायद देश के विदेश मंत्री थे। तो हज़ारों लोगों को गोलियां मार दी इंडियंस को, क्योंकि रबुका इंडियन से नफरत करता था। तो 14 मई उस टाइम शायद RNW के चीफ उस टाइम शायद AK वर्मा सर थे। तो एक ऑपरेशन लॉन्च होता है, ऑपरेशन फीजी, ठीक है सर। ऑपरेशन फीजी था, लेकिन फीजी के अंदर 3 लोग आते हैं। शायद एक मोहन नारायण सर थे और संजीव सहगल थे सर, दूसरा कोड था, तीसरा अनुपम मलिक इस केस को लीड कर रहे थे। अब दुनिया में अनुपम मलिक कौन है, ये कोई अनुपम मलिक कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता ये नाम, लेकिन कोई ना कोई नाम था, इसका कोड अनुपम मलिक था। ये इसने पूरे फीजी ऑपरेशन को सक्सेस किया, मतलब लीड किया। और मैं आपको बताऊं, आपको लगता होगा यार कि ऑपरेशन एक दिन, शायद आपको ये पता होगा कि ये 14 मई 1987 को सरकार गिरी थी, 4 या 5 दिन के बाद ऑपरेशन लॉन्च हुआ और 1999 में ऑपरेशन सक्सेस हुआ जब महेंद्र पाल चौधरी को फीजी का प्रधानमंत्री बना दिया था, इंडियन चौथे प्रधानमंत्री। एक ऑपरेशन को कितना टाइम लगता है आपको बताऊं। बीच में ऑपरेशन रबुका गवर्नमेंट को पता भी चल गया था, तो उस टाइम शायद इनका कमांड सेंटर सिडनी में था। तो ASIS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट सर्विस को इंफॉर्मेशन दी रबुका गवर्नमेंट ने कि आपकी धरती से एक ऑपरेशन चल रहा है फीजी के ऊपर। तो ASIS के एजेंट आए, मिलिट्री बैकग्राउंड था इनका, इन एजेंटों का मिलिट्री बैकग्राउंड था। इनको एक ही टारगेट था कि अनुपम मलिक, मोहन नारायण और संजीव सहगल, इनको एलिमिनेट करो सिडनी पर जाकर। जब उन्होंने इंडियन एम्बेसी में पता किया, हर जगह पता किया, उनका तो नाम एक्चुअल में, मैंने आपको क्या बोला, कोड नेम है, कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे सपोज करो कि आज एग्जांपल के लिए मैं लक्की बिस्ट, अगर मैं लक्की बिस्ट दिल्ली में आया हूँ, तो लक्की बिस्ट दिल्ली में आया है ना सर, हो सकता है लक्की बिस्ट रोहित आहूजा हो, ठीक है, विनय पाल हो। अब आप बोलोगे अरे विनय पाल कौन है, क्या पता। तो आपका असली नाम लक्की बिस्ट है या अभी बता रहे हो आप लक्की बिस्ट? आप देखो तो ये इस तरह नहीं, आंसर दो ना इसका। तो सर अब देखो, लक्की बिस्ट लोग इसी नाम से जानते हैं। अब लक्की बिस्ट थोड़ा ना होगा सर नाम, अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा, नहीं है डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा सर नाम। आपका नाम लक्की बिस्ट नहीं है? नहीं, लक्की बिस्ट नहीं है नाम तो सर, तो सब लोगों का पता ही चल गया इंडिया को कि नहीं है लक्की बिस्ट। नहीं, एक मिनट, मतलब अच्छा, बट डॉक्यूमेंट आपका अलग है ना, अलग नाम से है? अलग नाम से है, तो लक्की बिस्ट तो अब यहाँ जब हम बात करें, यहाँ रखा है पर्स, अंदर रखा आपने? नहीं, पर्स तो है, भाई प्लीज जाओ, इनको मैं पकड़ा हूँ। तो इज द नेम इज, ठीक है, समझ गया। सो जो स्नाइपर्स होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के दौरान ही उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि इसमें ये पोटेंशियल है कि ये स्नाइपर बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी फायरिंग के ऊपर पता चल जाएगा ना सर। ओके। एग्जाम्पल के लिए आर्मी के अंदर लोग जाते हैं, अब जो आपने सर्विसेज की टीम देखी होगी इंडिया की, भारत की सर्विसेज की टीम है ना सर, कई मेडल्स लेके आती है देश में। करेक्ट। अब बच्चा थोड़ा जाते हैं कि मैं कहता है यार मैं बॉक्सर बनना है मुझे, या मैं एथलीट करना चाह रहा हूँ, तो देन ट्रेनिंग से उन लोगों को चुन लेते हैं। यार ये लड़का अच्छा दौड़ता है, यार एक काम करो इसको एथलीट में निकालो। जब हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग रनिंग करते हैं तो देख लेते हैं हमारे PTI, यार इस लड़की की रनिंग अच्छी है, कंटिन्यू इसको वॉच करो, इसको रनिंग कराओ, उसको एथलीट के लिए डालो, उसको कंपनी के लिए खिलाओ, इसको बटालियन के लिए खिलाओ, बटालियन के बाद इसको हमारे क्या कहते हैं ब्रिगेड के लिए खिलाओ, ब्रिगेड के बाद डीव के लिए खेलेगा, बाद में सर्विसेज के लिए खेलेगा। तो सेम प्रोसीजर वही है कि अच्छा फायरर है एक लड़का, इज अ गुड फायरर, इसको फायरिंग कॉम्पिटिशन में पहले काम करो, कंपनी के लिए फायरिंग करेगा लड़का, कंपनी के बाद सेम चीज़ बटालियन के लिए करेगा, ब्रिगेड के लिए करेगा, हमारी डीव के लिए कॉम्पिटिशन फाइट करेगा, देन निकलेगा वो सर। अच्छा, धुरंधर की बात करते हैं, उसमें ये बोला गया कि ये कैप्टन मोहित शर्मा की लाइफ पर आधारित है। हाँ। फिर बाद में इसमें कंट्रोवर्सी भी, आपका एक पोस्ट भी आया, तो क्या उनकी लाइफ पे बेस्ड है? आपको देख के लगा? नहीं, लाइफ पर बेस्ड नहीं है सर, या इंस्पायर्ड बाय? नहीं, इंस्पायर भी नहीं कर सकते हैं सर। देखो मेजर मोहित शर्मा, आई थिंक शायद, सॉरी मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल, तो शायद 1999 में वो पास आउट हुआ IMA से। उसके बाद वो आई थिंक 6 मद्रास रेजिमेंट के अंदर गए। 6 मद्रास रेजिमेंट के बाद शायद 2001 के एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, उन्होंने फर्स्ट पैरा SF के अंदर गए। एक मिलिट्री बैकग्राउंड सर, एक आर्मी बैकग्राउंड, उसके बाद शायद वो ये हरकतुल जिहाद जो उस टाइम चल रहा था, या जो JNK के अंदर जो भी टेररिज्म ग्रुप थे, उनको इफ्तिकार भट्ट के नाम से भी वो एक आतंकवादी संगठन में भी घुस गए थे, लेकिन JNK के अंदर, नॉट पार नहीं, LOC के पार नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने उनके कमांडर भी मारे, उन आतंकवादियों के साथ भी रहे, लेकिन कहाँ, इंडिया की टेरिटरी में, हिंदुस्तान के अंदर। इज द कोविड ऑपरेशन। ये अगर आप वापस, और वो 2009 में एक ऑपरेशन में कुपवाड़ा के अंदर
शहीद हुए, शहीद हुए। है ना सर। ये है। अगर आप धुरंधर को ले लेते हैं, धुरंधर में अगर आप मैं बात करूं रहमान डकैत की, तो रहमान डकैत 2009 के अंदर वहाँ की CID या स्पेशल टास्क फोर्स ने एक फेक एनकाउंटर में उसको मारा 2009 में। तो जो चौधरी असलम दिखाया है वही उसने ही मारा? चौधरी असलम को कोऑर्डिनेट कर दिया इसके साथ ही, ठीक है, कि चौधरी असलम को भी एक लेकर आए चीज़ें अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम जो मेनली चीज़ है CID इंक्लूड थी, उन्होंने मारा। ठीक है। तो इसका मतलब मेजर मोहित शर्मा के साथ सर के साथ ये नहीं है। हाँ। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं कश्मीर इलियासी के ऊपर, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। ये लड़का कब जन्म हुआ इसका, पैदा नहीं, मतलब ये कब नाम में आया, जब USSR का वॉर चल रहा था, वहाँ से एक मुजाहिदीन तैयार हुआ, USSR का वॉर जो ऑपरेशन साइक्लोन जो अमेरिका ने चलाया था, किसको, रेड आर्मी को पीछे फेंकने के लिए। ठीक है। इसको इस वॉर को एक्चुअल में ग्राउंड में कौन काम कर रहा था, ग्राउंड में काम कर रहा था ISI। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, ऑपरेशन साइक्लोन CIA ने चलाया, लेकिन CIA खुद ग्राउंड पर नहीं आया। ग्राउंड पर किसको लेकर आया, ISI को। ISI ने दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे, किसके लिए, रेड आर्मी के लिए, ताकि USSR को बैकफुट फेंका जा सके। तो सेम चीज उन्हीं में से एक लड़का कौन था, कश्मीर इलियासी, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या हुआ, इसने हरकतुल जिहाद से हटकर अपनी 303 ब्रिगेड बना ली। 303 ब्रिगेड इसलिए नाम था उसका क्योंकि 303 लड़ाकू थे उस ब्रिगेड के अंदर। तो इसने वो बनाई और धीरे धीरे जैश के फरमान को भी नहीं मानता था, लेकिन फिर भी ISI ने इसको प्रोटेक्ट किया। और जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, अलकायदा यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि अलकायदा को अमेरिका 1990 से ही ट्रैक कर रहा था, CIA। तो अमेरिका चाहता था इसको लेना, लेकिन अमेरिका से हमेशा कौन बचाता रहा इसको, ISI बचाता रहा। लेकिन जब ISI को ही इसने GHQ में भी हमला करवा दिया, इसने पाकिस्तान के GHQ में भी हमला करवाया, और उसने अगला टारगेट इसका ISI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद था कि मैं वो कराऊंगा। इसको कौन किसके कहने से कर रहा था ये डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन अब ISI को क्या लग गया कि यार नहीं साला, ये तो हमारा ही एक भस्मासुर हमारे खिलाफ ही हो गया। तब इसकी इंफॉर्मेशन इसने CIA को दी, और CIA ने इसको 2011 में, शायद आई थिंक 3 जून को था एग्जैक्ट डेट, 3 जून के आसपास, इसको एक ड्रोन हमले में मार दिया। तो इसको किसने मारा, इसको CIA ने मारा। अब आते हैं असलम चौधरी के ऊपर। SP असलम चौधरी ने जब तहरे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना स्टार्ट करे, TPT शायद 2007 में खड़ा हुआ, सेम इंस्पायर अफगानिस्तान के तालिबान से। जब इसके लगातार ऑपरेशन चल रहे थे तहरे तालिबान के खिलाफ, तो 2014 में एक ID ब्लास्ट के अंदर मार दिया। तो कनेक्शन नहीं है ना सर कहीं भी, क्योंकि कनेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, इज द मेजर मोहित शर्मा सर डिफरेंट ऑपरेशन में, तो कनेक्शन नहीं है। तो चीज़ है, इसलिए मैंने एक रील भी अगर डाली थी तो इन्हीं फैक्ट को लेकर डाली थी सर। ऐसा नहीं है कि अपना कोई पिक्चर से कोई व्यक्तिगत वो हो कि यार फैक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों तक ये सही जानकारी जाना। सही बात, ठीक है, नहीं सही है। तो सीक्रेट सर्विस में आने का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे जज किया जाता है कि इसको सीक्रेट सर्विस में इनको लिया जाएगा? सिक्योरिटी क्लियरेंस सर सबसे पहले। ओके, कि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए पक्का। उसका बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क है सर, आज भी अगर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप अभी हैं रौनक जी, मुझे कल लगता है, मेरे सीनियर्स को लगता है कि सर कि रौनक भाई ठीक है हमारे लिए काम कर सकता है। आप तो इसी देश के नागरिक हो ना सर। हाँ। अब आपकी सिक्योरिटी पहले क्लियरेंस पहले चेक जब तक नहीं होगी तब तक आपको, अब आपकी सिक्योरिटी को चेक किया जाएगा सर। गवर्नमेंट आपकी सिक्योरिटी चेक करेगी पूरा का पूरा, एजेंसी आपकी सिक्योरिटी को चेक करेगी। जब आपकी फाइल के ऊपर लिख जाता है सिक्योरिटी चेक, तब सबसे पहली चीज। और क्या क्या चीजें चेक करते हैं उसमें? एवरीथिंग, सब कुछ सर, हर चीज। सबसे मतलब आपके ऊपर इस देश की जिम्मेदारी दी जा रही है। अब ये व्यक्तिगत बात नहीं रही, आपको व्यक्तिगत नुकसान होता है चलेगा सर, हजारों लोग इस देश के लिए जाते हैं ना सर, व्यक्तिगत नुकसान चलेगा, लेकिन देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ी चैन जुड़ी हुई है। आप हो सकता है कि आप 10 लोगों को और जानते हो जिनके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो भी इस देश के लिए काम कर रहे हैं। कल आप ही बिक जाओ, आप व्यक्तिगत बिक जाओ, लेकिन आपके चक्कर में हमारे देश के 9 लोगों को और नुकसान होगा। उन 9 लोगों के साथ इस देश के बहुत बड़े ऑपरेशंस को दिक्कत हो जाएगी सर। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत जरूरी है सर। और ज़रूरी नहीं है कि सीक्रेट सर्विस में फोर्सेस के ही या आर्मी? नहीं सर, ये लोगों की गलतफहमी है सर, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुनिया आप में ये, और लोगों को क्लियर बोल दो, आजकल क्या है सर, विदिन 3-4 साल से ही चल रहा है कि एजेंट भाई, एजेंट आप भी बन सकते हो, बहुत ईजी है एजेंट बनना। एजेंट कोई भी बन सकता है, एक सोल्जर बनना बहुत मुश्किल है। दोनों में फर्क बताता हूं। अगर भारत सरकार ने एक रूल रख रखे हैं कि एक सोल्जर बनने के लिए उत्तराखंड का कोई बच्चा होगा, उसकी हाइट 165 होगी, बिहार या दिल्ली का होगा 170 होगी, ये क्राइटेरिया है कि उत्तराखंड में पैदा हुए लड़के की हाइट कम है तो 165 में लेंगे इसको। लेकिन अगर आपकी हाइट 160 है तो दुनिया की कोई ताकत आपको एंटर नहीं करा सकती, क्योंकि लॉ है ना देश के लिए सोल्जर बनने के लिए। लेकिन एक एजेंट, अगर आपकी हाइट 4 फुट भी है
और मुझे लगता है कि यार आप ब्रिलियंट हो, आपका IQ 140 से ऊपर है, आप एक एजेंट बन सकते हो यार भाई। तो लोगों को ये ज़्यादा क्लियर सर। परफेक्ट है, नहीं नहीं सही है। और ये कितना फ्रीक्वेंटली, ऑब्वियसली ऑफिशियली आप नहीं बता पाएंगे, बट फ्रीक्वेंटली कितना देखती रहती है गवर्नमेंट या एजेंसीज कि कितने एजेंट्स बनाने हैं, क्या करने हैं, ऐसे कोई इसका कोई बेंचमार्क होता है, नंबर्स होते हैं ऐसे कुछ, सर देखो या हर सेक्टर में बनाना है एजेंट? बना सर, मतलब आज के टाइम में क्या बताएं सर, मैं आपको इनडायरेक्ट तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आसान भाषाओं में, कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, या इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो क्या करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट बात करते हैं। आप कुछ भी कर दो, वो बात अगेंस्ट ही करेंगे सर। मतलब वो सिर्फ कमी, वो आज अगर सपोज करो कि हमारे देश ने कोई लॉ लाया है, कोई बिल पास हुआ है, अब उनका काम है उसमें से चीजें ढूंढना, कमियां, उन कमियों को बताना। करेक्ट। कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था। उदाहरण मीडिया चैनल्स की बात कर रहे हैं मैं किसी भी, अब मैं मीडिया की बात नहीं बताऊं मैं सर। हो सकता है एक लड़का है जो अपने वीडियो के माध्यम से भी बात बता रहा है, चलो एक वीडियो के माध्यम से भी बात बता रहा है, एग्जाम्पल के लिए उसके आए व्यूज बहुत ज्यादा, उसने क्या कर दिया कि उसने बोला यार कि अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है, ये तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उस पर आ गए 2-4 मिलियन व्यूज, लड़का खुश। पहली चीज, जैसे खुश हुआ तो मेरे जैसे एक आदमी का फोन आता है, यार भाई यार क्या बोलते हो यार, आप आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी है। बोले थैंक यू सर। तो यार ऐसी कंटेंट बनाओ यार, एक काम करो, अगर आपको किसी की हेल्प, मेरी तरफ से मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप पहली बार बोलोगे सर चीज़ें तो नहीं है। दूसरा भी वीडियो आपने डाला, मैंने कहा एक काम कर, तो मोबाइल से वीडियो बनाते हो ना, ये कर एक कैमरा पकड़ मेरी तरफ से। मैंने उसको 10 लाख का एक कैमरा दिया। यार तुम्हारे वीडियो यार कितने लोग जागरूक हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन देश की जनता को लगना। उसको 10 लाख का एक कैमरा मिला, ठीक है। वो वीडियो उसने कहा यार मेरे तो वीडियो इतने अच्छे हैं। ये कैमरा वेस्ट की फंड से सर, मैं हूँ वेस्ट का एक आदमी बैठा हुआ, अब मुझे वो आदमी मिल गया जिसको लोग सुन रहे हैं, जो एंटी इंडिया बातें कर रहा है। एक तरह का ये भी एक एजेंट है, उसको खुद नहीं पता तो एजेंट बन चुका है। करेक्ट। उसको जीवन में नहीं पता चला कि वो एजेंट बन चुका है सर। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसको बिल्कुल यार तेरी वीडियो, एक काम है तेरे को फैमिली ट्रिप है तेरी, ठीक है, एक फैमिली ट्रिप के साथ क्या है, तो यूके घूम करा, यूएस घूम करा, 4 दिन 5 स्टार होटल, बढ़िया तरीके से सर। और वहां वो 4 लोगों के साथ जाएगा, वहां 4 एजेंट पहले से बैठे होंगे, वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, यार देखो हमारे यहाँ कितना अच्छा है, अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे। कभी भी आपने पिक्चरों में देखा होगा सर, हमेशा अच्छी चीजें दिखाई देती है। सर अंग्रेज यहाँ पिक्चर आके दिखाते हैं तो सारी गरीबी दिखाते हैं। सही बात है। तो ये एक तरीका है सर कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब आप एक एजेंट बन चुके हो। अननोन गनमैन का बहुत डिस्कशन होता है। बिल्कुल सर। कि अज्ञात हत्यावर आया, हमलावर आया, अज्ञात हमलावर आया और उसने ये फलाना आदमी को पाकिस्तान में टपका दिया, और फिर पता चलता है कि पाकिस्तान में जिसको उसने मारा है उसका इन्वॉल्वमेंट IC 814 से भी था, जौहर मिस्त्री वगैरह जो ये। हाँ, तो ये जो अननोन गनमैन है, ये वहीं का आदमी है जो कि ऐसे ही जैसे आपने बोला वो इंडिया का एजेंट बन गया है, या वो इंडिया का आदमी है वहां जाके एजेंट बना है। इस पे क्या क्लैरिटी है? दो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 एजेंट इंडिया से जाते हैं। हाँ देखो सर, ऑफिशियली जो जाएगा, जो ऑफिशियली जाएगा तो इसका मतलब वो फील्ड पर तो वर्क नहीं कर पाएगा। ऑफिशियली कैसे, ये दुनिया के, ये मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कह देंगे यार कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन आउट दे दी। भाई ये बच्चे को पता है, ठीक है, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे भी दूंगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हर आदमी को पता है दुनिया में कि वर्ल्ड में जितनी भी एम्बेसी होती हैं, हर एम्बेसी में उनके क्या होते हैं, एजेंसी के लोग होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सबको पता है। क्यों? क्योंकि किसी भी डिप्लोमेट का सामान चेक नहीं होता सर। कभी भी कोई डिप्लोमेट जाएगा, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स आप चेक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप किसी भी देश की। अभी मैं आपको ये बोलूं कि यार सपोज करो कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे देश में एक एम्बेसी है किसी देश की, और उस एम्बेसी के अंदर दुनिया भर के वेपन्स पड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि किसी एम्बेसी के अंदर घुसना उस देश के खिलाफ वॉर है, इज द लॉ है ना। तो सबको पता है कि एम्बेसी में क्या होता है। तो अगर ऑफिशियली कोई एजेंट गया है तो फील्ड में तो काम नहीं कर पाएगा सर। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वहां पर हैंडलिंग कर सकता है, हैंडलर कर सकता है, वहां की चीजों को मैनेज कर सकता है, वहां फंड देख सकता है, वहां नई रिक्रूटमेंट करवा सकता है। क्लियर है सर? राइट। तो ये फील्ड में काम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि एक एजेंट अनऑफिशियली तरीके से जाता है। अनऑफिशियली अब वो डिप्लोमेट के तरीके से नहीं जाएगा। अनऑफिशियली जाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। सपोज करो एक एजेंट चला गया अनऑफिशियली किसी भी देश के अंदर। अब अगर वो अनऑफिशियली जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है सर। अच्छा सर, अब इन्फॉर्मेशन की तो वो कोई ऐसा लप्पू आदमी नहीं जा पाएगा इतना बड़ा। वो डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है, क्योंकि वो आप ग्राउंड पर काम करने जा रहा है और वो हैंडल कर सकता है सिचुएशन को भी, खुद को भी। जिस आदमी का दुनिया में मिलिट्री बैकग्राउंड है वो दुनिया में किसी भी चीज को हैंडल कर सकता है सर। मिलिट्री बैकग्राउंड दुनिया की सबसे पावरफुल बैकग्राउंड होता है सर, दुनिया का।
तो अब जो ये अननोन गनमैन है, क्या ये किसी देश का मैं नाम नहीं लूंगा, क्या ये अपने दुश्मनों को मारने के लिए उस देश से गया हुआ है? या ऐसा भी होता है कई सिचुएशंस के अंदर कि जो हमारे ऑफिशियली तरीके से गए हुए हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों को एक अपना एजेंट बनाते हैं जो वहीं पर टारगेट को एलिमिनेट करे। हमारे देश के अंदर जो भी सर, लोकल भी होगा, वहाँ का लोकल हो सकता है अभी सपोज करो सर, हिंदुस्तान में बहुत सारी हत्याएं होती हैं सर, हम्म। होती है ना बहुत सारी हत्याएं, तो जरूरी तो नहीं है कि हत्याएं कोई आर्मी या मिलिट्री या पुलिस ही कर रही है, लोकल बदमाश भी करता है ना सर। तो हो सकता है कि एजेंसीज क्या करती है, जो वहाँ के लोकल क्रिमिनल, लोकल गैंगस्टर हैं, इनको हायर करते हैं, काम देते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। इन गैंगस्टरों को पता ही नहीं होता है मार किसको रहे हैं। मेरी बात समझे, अगर मैं एक को ये बोलूँ यार अभी कि एग्जाम्पल के लिए, कोई भी आदमी आके इंडिया में आके ये बोलता है कि वो पता लगाता है किस टाइप के क्रिमिनल लोग हैं, बोला ये आदमी क्राइम करता है, पैसे ऐसे लेके मर्डर करता है, उसको बोला एक काम कर 10 लाख रुपए देता हूँ, फलाने आदमी की एक दुकान है उसको गिरा, उसको लेकर मैं दुकानदार को गिरा रहा हूँ, क्या लगेगा? दुकानदार को गिरा रहा हूँ, और बाद में पता चलता है उस दुकानदार के आड़ में एक ISI एजेंट है। अब आप अनऑफिशियली किसी विदेशी धरती पर गए हो किसी ऑपरेशन को करने, आपका कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप वहां पर ऑपरेशन कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, कवर ब्रेक हो जाता है और आप पकड़े जाते हो, या चांसेस है कि अब आप पकड़े जाओगे। तो उस केस में एक स्नाइपर को या एक एजेंट को क्या ब्रीफ होता है? क्योंकि उसको अगर टॉर्चर करेंगे तो हो सकता है वो रिवील कर दे। सर दो है, अनऑफिशियली एक बंदा गया है, सपोज करो कि अगर मैं पहले पकड़ा नहीं गया तो इन्फिनिटी हमारे को वापस से निकलने के हमारे कई लोग होते हैं कि हम कैसे वापस निकलेंगे, वो मैसेज मिल जाता है आपको, मैसेज मिल जाता है हमारे पहले से। हम लोग अपना मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इस घर के अंदर घुसने के लिए मुझे पहले से यहाँ के एग्जिस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि यार इसके 3 एग्जिस्ट हैं, इन तीनों एग्जिस्ट में भी अगर यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लग गई तो मैं चौथा कहाँ से निकलूंगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो अगर मैं निकल पाया, पहली चीज ये, अगर मैं नहीं निकला तो उस देश की गवर्नमेंट भी क्या करती है, 99% केसेस में तो बताती नहीं हमने पकड़ लिया, 99% केसेस में नहीं बताती कि हमने पकड़ लिया। जीवन में जितना टॉर्चर की तो हद ही छोड़ दो सर, अगर 1% रिवील भी हो गया तो सारे जीवन भर आप जेल ही रहोगे। दूसरी चीज, शर्त भी है कि हमारी गवर्नमेंट भी मना करेगी कि UN का रूल है सर, आप अपना जासूस किसी देश के पास नहीं भेज सकते, ये तो है अनऑफिशियली में सर। और आपके पास अगर कोई भी तरीका नहीं हो, अगर आपको ये भी लग गया कि नहीं यार अब तो चांस ही नहीं है बचने का, तो फिर शूट आउट कर दो सर अपने आप को। अच्छा, वो सबसे आसान तरीका है सर, कि आप नहीं निकल सकते, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो फिर सबसे अच्छा तरीका है शूट आउट, वो बेस्ट है। और ऑफिशियली के अंदर क्या है, अगर उस देश को पता भी चल जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता, आपको विड्रॉल कर दिया जाता है, वो देश आपको अरेस्ट नहीं कर सकता सर। इंडिया के केस में कई सारे ऐसे हमारे नागरिक हैं जो पाकिस्तान की जेल में हैं, जिनको पाकिस्तान कहता है कि वो जासूस थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, वो एक लीगल या जियोपॉलिटिकल चैनल ओपन किया जा रहा है जिससे उनको वापस लाया जाए। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि ये कैसे हैंडल होता है, वो सही में थे या नहीं थे, ये कब क्लियर होगा? देखो, कभी देश एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बेबी फिल्म में एक सीन है जहाँ पे डैनी साहब जाते हैं और विदेश मंत्री को बोलते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए अक्षय कुमार जाएगा, लेकिन अगर ये पकड़ा गया तो हम इसको नहीं जानते। तो ये ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है सर, बिल्कुल यही होता है, ये हम सबके साथ होता है ना सर। आपको एक तो वो क्यों जाएगा, मतलब वो सिर्फ देश के लिए जा रहा है या सिर्फ देश के लिए? सर देश में क्या है, कुछ ही लोग हैं देश में जिनसे देश चलता है सर। आज मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊं सर, मैं आपके यहाँ से आने से पहले 10 मिनट एक मॉल पर गया हूँ, मैंने मॉल पर क्या देखा, आज एक ओपनिंग हो रही थी मॉल पर, ये अपने आईफोन की ओपनिंग चल रही थी DLF पर, ठीक है। उनका गेम देखो सर, उन्होंने मीडिया बुला रखी है, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है पूरी की पूरी, पूरे वीडियोस बना रहे हैं वो, दुनिया को पता है क्या दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की पब्लिक कितनी मतलब पागल है आईफोन के लिए। लोग 3-3 घंटे से बाहर खड़े हैं सर, हमारा ही पैसा इस देश से बाहर लेके जा रहे हैं सर, हमारा ही पैसा देश से बाहर लेके जा रहे हैं, ये तो विदेश का गेम है ना सर। तो बहुत कम लोग हैं देश के ऊपर, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं देश में जो आज भी महीने के अंदर 1000 करोड़ कमा सकते हैं सर, लेकिन फिर भी एक 1 BHK के अंदर रह रहे हैं सर। आज भी आप उनके पास जाकर देखो, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, तो उन्हीं से ये देश चलता है ना सर। So, वो कोई डील क्रैक नहीं करता विदेश मंत्रालय से? मतलब मैं उस बेबी फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि अपने बॉस से कि भाई मेरे जाने के बाद फैमिली को आप ये करना होगा। सर देश ऐसा नहीं है सर, ख्याल रखता है ऐसे एजेंट, ख्याल रखता है, पूरा ख्याल रखता है सर, बिल्कुल।
उनकी फैमिली को क्या जवाब देता होगा देश कि आपके पिताजी या आपके पति एजेंट थे और वो अब चल बसे? उनको क्लियर आंसर मिलता है कि क्या हुआ, कैसे सर वो गए, सर देखो या उनको उनकी फैमिली को नहीं बताया नहीं जाता? नहीं नहीं, देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ सर, एक उदाहरण बताता हूँ सर हाँ। आपको। हम उस देश में पैदा हुए हैं सर जिस देश में 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह ने हम्म, फांसी पर चढ़ गए। उनको पहले पता था ना सर कि मैं जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ वो मैं आज़ादी कभी नहीं देख पाऊंगा। ये तो क्लियर था उनको, ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता था। उनको भी पता था कि मैं फांसी में चढ़ जाऊंगा और मैं जिसके लिए फाइट कर रहा हूँ मैं उसको कभी नहीं देख पाऊंगा। इससे बड़ा उदाहरण आप देख ही नहीं सकते सर। आज भी हमारे देश के हजारों एजेंट, हजारों सोल्जर्स बॉर्डरों में शहीद होते हैं। क्यों सर? ताकि हमारे आने वाली हिस्ट्री या आने वाले बच्चे जो हमारे फ्यूचर आएगा वो सेफ रहें सर। तो ऐसे लोग हैं, मतलब इतने सर कमिटेड तभी लोग हम, अरे हैं। सर तभी हम सेफ है, तभी हम इतने आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ सर, अभी हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको इतनी देर में डर लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा पता है सर? क्योंकि हमारे एजेंट दुनिया के हर उस जगह पर है जहाँ से इस देश को खतरा है, तभी हमारे को डर नहीं लगा सर। अगर वो लोग हट जाएं तो आपको हर पल डर लगेगा सर। आप कभी जंगल में जाते हो, रियल जंगल में आप कभी जाकर देखना सर, अजमा के देखना ये चीज़। मैं पार्क में नहीं बोल रहा हूँ कि घूमने के लिए, आप लोग आप रियल जंगल में चले जाओगे ना सर, आपको नींद नहीं आएगी रात के टाइम में डर के मारे सही बात कि है। कौन सा जानवर आ जाए कौन सा आ जाए। क्यों? आपको जानवर से डर लग रहा है ना सर। तो ये आतंकवाद, ये आतंकवादी उस जानवर से भी खतरनाक है सर। वहां पर आपको भरोसा नहीं है कि मेरी सिक्योरिटी कौन कर रहा है, Correct. कभी आप पूरी रात भर उस जंगल में सो नहीं पाते। यहां आपको पता है कि हम सेफ हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे लिए लोग हैं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ना और सिचुएशन। उन एजेंट्स को इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि उनको क्रेडिट जाता सर है नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में सर, कोई फर्क नहीं। आप मुझे चलो आज 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, ठीक है सर। 1947 में हमारी आईबी थी, 1968 में RNW खड़ी हुई। चलो आप मुझे 5 स्पाई का नाम बता दो सर। नहीं पता सर। क्या इस देश में सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, बलिदान नहीं दिया होगा? लेकिन आप गिनती में मुझे 5 स्पाई का नाम नहीं बता सकते सर 147 करोड़ की जनसंख्या में। और हजारों लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब के अंदर, ट्विटर के अंदर ज्ञानी सर। कैसे? उनको भी मैं एक चीज बता दूं भाई, एक छोटा सा एक और बताता हूं आपको कि ISI का रिक्रूटमेंट करने का तरीका कैसे है, कैसे ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर, ये भी सुन लो। लोग कह रहे हो ना कि डॉक्टर को कैसे ब्रेन वॉश कर दिया, कि भाई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर ISI हेडक्वार्टर गया था, ISI डॉक्टर तक कैसे पहुंच गई। क्योंकि बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो इस वीडियो के ऊपर क्या करेंगे पता है? इस वीडियो पर क्या करेंगे? वो करेंगे अरे फालतू बकवास है, हिंदुस्तान की कोई सिक्योरिटी नहीं है, देश कुछ नहीं कर रहा है ना, देश में करप्शन हो रहा है। ISI का एक विंग बैठा हुआ है, CIA का एक विंग बैठा हुआ है, MI6 का विंग बैठा हुआ है आपके ट्विटर्स, आपके इन कमेंट्स को पढ़ने में। एक कमेंट्स को पढ़ते हैं वो जो कहता है कि नहीं सारा ये देश बर्बाद है, इसको ये होना चाहिए। कहते हैं इसको एनालाइज करो। उसी लड़के के 25-30 कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हर जगह से। वो 25-30 कमेंट में साला देश की बुराई कर रहा है। आप कहते हैं इसको एनालाइज करो 6-7 महीने तक। पूरे विंग उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे, उसकी हर चीज पर एनालाइज करेंगे, उसके हर कमेंट, हर प्रोफाइल पर। कहेंगे यार ये आदमी तो साला भस्मासुर है हिंदुस्तान के अंदर, बस हमारी जरूरत है इसको। फिर वो लोग यहाँ पहुंचते हैं सर, फिर वो कांटेक्ट करते हैं। आपका एक छोटा सा ट्वीट कैसे इस देश के अंदर कैसे एक आतंकवाद को जन्म देता है, आप सोच नहीं सकते सर। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत के जो दुश्मन है कुछ और जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको जानबूझ के रखा गया है, चाहते तो कभी भी मार सकते थे। तो क्या ऐसा है कि कभी भी मार सकते हैं और अभी नहीं मारा गया है, ऐसा कोई? ये मतलब कौन मार सकते हैं, हम मार सकते हैं या कौन मार? मतलब इंडियन एजेंट्स इतने सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमारे अननोन गनमैन हैं। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो लोग बात करते हैं, अगर हर रोज ही मार देते, जब चाहे जब मार देते, तो क्यों इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं सर? क्यों जैसे मोहम्मद धमाके करवा रहा है सर? क्यों मौलाना मसूद अजहर धमाके करा रहा है? ये तो पिक्चरों के डायलॉग अच्छे लगते हैं सर। लोग कह रहे हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन हम मार लेंगे सर। इनको बोलो जाके देखो ना यार उसको, ये बात जाके देखो तो सही। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भागलपुर के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है, पहले जाके तो देखो ना, मौलाना मसूद अजहर का नमाज जाके देखना। उस नमाज जब पढ़ रहा होगा उसमें, तो उसमें किन लोगों की एंट्री है, ISI का घेरा कितना है, सर एक आर्मी लगी है सर। आप आर्मी को क्या समझ रहे हैं यार? लोगों को क्या लगता है आर्मी क्या है? जिस दिन लोग, बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर, जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है। इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो खत्म कर देते ना सारे आतंकवादियों को सर। दाऊद पे क्या क्लैरिटी है? दाऊद जिंदा है, नहीं जिंदा सर है? ये तो देखो, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की ISI जानती है दुनिया में, है ना, और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि दाऊद जिंदा है या नहीं है। तो आपको और लगता है ये मरने पता के बाद नहीं, मरने के बाद भी सर दाऊद को
कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी ना पाकिस्तान के अंदर दाऊद मर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा डिले किया ना कि दाऊद है भी नहीं यहाँ पे। है भी नहीं, तो कैसे कह देंगे वो लोग कि पाकिस्तान में दाऊद पाकिस्तान में मरा हुआ है करके। लियारी जो दिखाया गया है फिल्म में धुरंधर में, उस रीजन के बारे में आपको पता है, जानते हैं आप? तो उसमें ये दिखाया गया है, जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाई हैं कि वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर्स थे उनसे आर्म्स एंड एमिनेशन लिया गया और 26/11 का अटैक प्लान किया गया, एक लिंक वो जोड़ा गया। दूसरा जो फेक करेंसी है उसको भी जो बंदा चैनलाइज कर रहा था और इंडियन इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहीं पे था। तो लियारी के बारे में क्या स्टडी है आपकी, क्या रीडिंग सर है? देखो, लहरी नहीं, आप पूरे पाकिस्तान को भी ले सकते हैं। पिक्चर में एक लहरी दिखा है, आप पूरा पाकिस्तान का मुद्दा देख के हो, आप वहाँ से बलोच को देखो सर, जहाँ से बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है, तो लहरी एक उन्होंने पिक्चर के अंदर दिखा दिया सर। आप देखो कि फेक करेंसी बिल्कुल सही है। अगर आपने लाल मोहम्मद देखा हो, एक लाल मोहम्मद जो बहुत बड़ा नेटवर्क था ISI का, उसका नेपाल के अंदर कुछ कहते हैं कि लोग कहते हैं RNW ने मरवाया, दिलशाद बेग मिर्जा जिसको 1999 में लोग कहते हैं RNW ने मरवाया। तो लहरी सर जगह कराची के अंदर आप दक्षिण में चले जाओगे, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग हैं। एक गैंगस्टर, आपने चाहे उसमें रहमान डकैत देखा हो, और भी बहुत सारे गैंगस्टर। रहमान डकैत एक नॉर्मल तरीके से शायद 15 साल की उम्र में इसको किसी के पहले छोटे मोटे वो करता था, लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करता था। फ्रॉड करने के बाद एक आदमी को लगा यार कि नहीं यार ये लड़का काम का, अपने साथ रख लिया। रखने के बाद बड़ी बड़ी फिरौतियाँ ली, एक फिरौती में उसे लगा कि यार इससे ज़्यादा फिरौती है करके, और रहमान डकैत ने इस फिरौती के अंदर क्या किया, थोड़ा सा हमसे झूठ बोला। तो उस दिन से रहमान डकैत अपने ही जिनके लिए वो काम करता था उनसे थोड़ा अलग हो गया और अपने खुद का गैंग बना लिया, एक गैंगस्टर लेवल का। अब रही ISI की बात सर, देखो पिक्चर के अंदर मुझे नहीं पता, अगर पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करिए कि वेपन्स, रीज़न क्या है कि सही फैक्ट के अंदर, अगर हम रियल फैक्ट पर आते हैं, आप मुझसे बोलो उन्होंने वेपन क्यों लिए। चलो पिक्चर के अंदर दिखाया उन्होंने क्यों वेपन लिए, लोकल गैंगस्टर से मिलकर बलोच वालों से क्यों वेपन लिए सर। एक एग्जांपल, लोगों को क्या समझाने की कोशिश करिए पिक्चर में यही समझाने की कि कोशिश ISI डायरेक्टली नहीं पड़ता है नहीं वो? नहीं 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 सर, नहीं ISI डायरेक्ट नहीं सर। एग्जाम्पल के लिए कि ये वेपन जब हिंदुस्तान में पकड़े जाएं, इनका सीरियल नंबर, हाँ, दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वेपन बनाती है, कहीं से करेक्ट भी करेक्ट आती है, करेक्ट, वो है ताकि उसमें। हाँ, ये सीरियल नंबर इंडियन गवर्नमेंट को जब भी पता चले तो ये नाम कहीं और का है। क्योंकि अगर सपोज करो कि उन्होंने जिससे भी वो वेपन लिए पिक्चर के अंदर, मैं बात पिक्चर की कर रहा हूँ, मुझे पिक्चर में ग्रुप भी नहीं दिखाया कि उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी से लिए, तहरे तालिबान से लिए, ठीक है सर, किससे लिए मुझे नहीं पता पिक्चर में, लेकिन इसका मतलब वो जो ग्रुप था वो एंटी पाकिस्तान था, जिसमें इन्होंने जिस ग्रुप से वेपन लिए वो ISI के खिलाफ था खुद ही। तो ISI ने क्या किया, पिक्चर में उसी वेपन से उनसे वेपन ले लिए, उनसे क्या ले लिए, वेपन ले लिए, और उन वेपनों का यूज इंडिया में किया ताकि इंडिया क्या करे, दूसरे के ऊपर नाम डाले। अब मैं आपको, चलो सर पिक्चर है लेकिन पिक्चर में एंटरटेन अच्छा है, ठीक है, आपने अच्छी चीज दिखाई, एक अच्छी, मैं आपको और एडवांस दिखाता हूँ सर। ISI को दुनिया में किसी को भी, CIA को किसी को भी वेपन चाहिए होगा ना सर, बिना सीरियल नंबर के भी वेपन आ जाएंगे, आप समझ सकते हैं। अगर इजराइल से मुझे वेपन चाहिए जी, तो जब वेपन बन रहे होंगे इजराइल में, तभी हम ये बोल देंगे कि इन वेपन नंबरों में सीरियल नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो इजराइल गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी कि लक्की बिस्ट ये वेपन तुम कहाँ के लिए ले रहे हो, कहीं ऐसा, मतलब वो पहले क्लियर करेंगे कि इन वेपनों का यूज कहाँ होगा। जब इजराइल को ये भरोसा हो जाएगा कि इन वेपनों का यूज कभी फ्यूचर में इजराइल के लिए नहीं होगा या उन लोगों के लिए नहीं होगा जो इजराइल के सपोर्ट में है, तो इजराइल हमारे को वेपन दे देगा और उसमें सीरियल नंबर भी नहीं होंगे सर। तो ऐसा नहीं है सर, जो ISI, आप मुझे बताओ, जो ISI ने पूरी की पूरी मुजाहिदीन तैयार करे, जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी, रेड आर्मी को बैकफुट में फेंकवा दिया, क्या उस ISI को वेपन नहीं मिल सकते सर? जिस ISI को पूरा US का सपोर्ट है, जिस ISI को पूरा ब्रिटेन MI6 का सपोर्ट है, जिस ISI को MI6 का सपोर्ट है, क्या उस ISI को वेपन नहीं मिलेंगे सर? करेक्ट। तो जो पिक्चर है वो चीज़ अलग है सर, पिक्चर में वो दिखाया, चलो अच्छा है। एक एजेंट के लिए हनी ट्रैप कितना बड़ा रिस्क है? हनी ट्रैप दुनिया के अंदर हम स्टार्टिंग करें तो सर MI6 का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, हनी अच्छा। ट्रैप के लिए। मैं आपको ये बोलूं ब्रिटिश एजेंट्स सर, ब्रिटिश MI6, अगर आपने जेफरी एप्स्टीन का नाम सुना होगा सर, जस्ट सुना भाई सर भूचाल आ गया था पूरी दुनिया में। आप जेफरी एप्स्टीन का नाम, भूचाल, आपको पता है जेफरी एप्स्टीन का अपना एक आइलैंड था, अच्छा, उस आइलैंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी, और आपको शौक लगेगा कि उस आइलैंड में बिल क्लिंटन को भी देखा गया है। बिल क्लिंटन? बिल्कुल, बिल क्लिंटन, आप न्यू उठा के देखो ना सर, दुनिया की रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू को देखा गया है सर। उससे भी बड़ी चीज, ट्रंप को भी देखा गया है, और ट्रंप ने मना कर दिया कि 2007 से मैंने रिलेशन तोड़ दिए थे, किसके साथ, जेफरी एप्स्टीन के साथ। आपको पता है जेफरी एप्स्टीन फाइल के बारे में, कि जेफरी एप्स्टीन फाइल अभी दोबारा खुली थी सर,
ट्रम्प के ऊपर दबाव डाला गया कि जेफरी एफस्टीन फाइल को क्लोज कर दिया जाए। आपको शॉकिंग लगेगा, शायद आई थिंक 2021 में या 19 में, मुझे एग्जैक्ट डेट 19 है या 21 है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जेफरी एफस्टीन की तो गर्लफ्रेंड अभी जेल में ही है, अभी 20 साल की सजा हुई है उसको। तो जेफरी एफस्टीन को जब अरेस्ट किया गया, तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आ पा रहा, महज 1 महीने 10 दिन के बाद दुनिया का इतना पावरफुल आदमी ने जेल में आत्महत्या कर ली। लेकिन उस आत्महत्या में बहुत सारे इत्तेफाक थे सर। ये कौन था, इसके बारे में कि नाम? जेफरी एफस्टीन क्या था सर? ये 2 देशों का एजेंट था। ओके ये MI6 का भी एजेंट था और ये मोसाद का भी एजेंट था, ओके। है ना। एजेंट का मतलब पता है क्या है सर? एजेंट का मतलब होता है दुनिया की हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये एजेंट का पहला काम होता है इंफॉर्मेशन को लेके आना। किस चीज के लिए? अपनी देश की भलाई के लिए, ताकि अपनी देश को सेव किया जा सके। जेफरी एफस्टीन क्या करता था सर? इंफॉर्मेशन लाता तो था, लेकिन ब्रिटेन उसको। किस देश का था वो? जेफरी एफस्टीन सर एक यूरोपियन था, मतलब एग्जैक्ट मुझे, मतलब बहुत गरीब घर से उठा हुआ है बट वो दोनों कंट्रीज के लिए डबल एजेंट बोल सकते डबल हैं। एजेंट कर सकते हैं, ठीक। इंफॉर्मेशन लाता मतलब था। इसराइल के लिए भी करता था और और मेनली इसका काम था सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा सर, खुद का आइलैंड था उसका सर। आप पढ़ना जेफरी एफस्टीन सर, दुनिया के अंदर भूचाल आया इसकी फाइल के नाम से, मार दिया इसको जेल के अंदर, पता आपको? मतलब इसने आत्महत्या नहीं करी, उस आत्महत्या में बहुत बड़ा इत्तेफाक है, उस दिन जेल के सारे CCTV बंद थे। दूसरा इत्तेफाक, इसके सेल के पास एक भी गार्ड नहीं था। तीसरा इत्तेफाक, इसकी 11 हड्डियां टूटी हुई थी, तो मार दिया जेल के अंदर ना सर, ताकि जेफरी क्योंकि इतने एफस्टीन के बड़े साथ- बड़े लोगों का नाम था सर, उसका। आप सोचो सर, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, ट्रम्प, ब्रिटेन के रॉयल फैमिली, प्रिंस एंड्रयू का नाम विद फोटोग्राफ्स के साथ सर, सब कुछ नाम आया ना सर। इसका काम क्या था? अब आप हनी ट्रैप के ऊपर आ रहा हूं इसलिए इसी चीज को। जेफरी एफस्टीन का काम था लड़कियों को भेजना दुनिया के पावरफुल लोगों के पास, फिर उनको ब्लैकमेल करना और दुनिया की गवर्नमेंट को गिराना। ओ, ये MI6 का क्या काम था? आपको एक चीज बताता हूं। हम्म, एक दुनिया का बहुत बड़ा पावरफुल आदमी, एक लीडर है। अगर सपोज करो कि अगर उसी को कोई एजेंसी ब्लैकमेल करने लग जाए तो किस हद तक कर सकती है। तो जेफरी एफस्टीन का काम वही था कि दुनिया के पावरफुल लोगों के पास इन सब चीजों को भेजना, फिर उनकी चीजें MI6 को देना, ताकि MI6 उनको ब्लैकमेल कर सके और दुनिया में वो चीजें करा सके जो MI6 चाहता है, जो ब्रिटेन चाहता है, FCDO की मदद से। सो हनी ट्रैप का वो क्या है, मतलब सोल्यूशन क्या है उसका? उसको वो कैसे करें, मतलब उससे बचें कैसे? इसकी ट्रेनिंग होती है एक एजेंट की? सर एक बहुत हमारे सीनियर बोलते हैं बहुत आसान भाषाओं में, हाँ, अगर कोई, मुझे भी ऐसा लगे कई बार कि यार एक लड़की मुझे बहुत पीछे भाव दे लग रही है, हाँ। कॉल ऑल कर रही है ना, और मुझे ज़्यादा ही लगे यार कि भाई मतलब इतनी लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं, कॉल कर रही हैं, आसान शब्दों में सर, ट्रेनिंग तो बहुत है, आसान शब्दों में मुझे 2-3 बारी शीशा देखना चाहिए और मुझे लगना चाहिए नहीं भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मुझे कोई भी लड़की एक बारी मैसेज करे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट अगर एजेंसी को ये पता चल जाए कि उनका एक एजेंट कॉम्प्रोमाइज है या ब्लैकमेल किया जा रहा है बिकॉज वो हनी ट्रैप हो चुका है, तो इसमें क्या करती है एजेंसी? हाथ छुड़ा लेती है नहीं उससे नहीं या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एजेंट, ये सब एक इत्तेफाक, वो जब मैं आपको बताऊं, एक IPS ऑफिसर थे, उनका नाम भी नहीं लेंगे, लिट्टे के ऑपरेशन चल रहे थे LTT के खिलाफ, उनको एक CIA की एक लड़की ने पहले हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप करने के बाद फिर एक दूसरी लड़की एयर होस्टेस बनकर आई उस IPS के साथ, फिर उनको दोबारा हनी ट्रैप किया और इससे बहुत CIA ने उनसे बहुत काम लिया। IPS ऑफिसर थे सर। तो इतना हनी के शौकीन क्यों थे वो? दो बार ट्रैप हो गए। 2 बार ट्रैप हुए सर। और एक और RNW के एक और थे, तो उन्होंने तो अपना खुद का बता दिया था RNW को कि मैं ऐसे ऐसे हनी ट्रैप हो चुका हूँ करके, बट उनको उस केस से हटा दिया गया, लेकिन खुद ही उन्होंने बता दिया था रामेश्वर नाथ काव सर के टाइम पर। बीच में एक न्यूज़ आई थी जब प्राइम मिनिस्टर पंजाब से आ रहे थे और एक ब्रिज पे उनकी गाड़ी गाड़ी रुक गई थी। रुक गई थी काफ़ी समय के लिए, और फिर उसके बाद बड़ा बवाल हुआ था। तो क्या वो थ्रेट क्या था? उसको देखा था आपने? वो न्यूज़ भी आपने हाँ फॉलो देखी की थी होगी। सर, एक ब्रिज के ऊपर जब एक्चुअली क्या होता है कि PM की गाड़ी जा रही थी, पूरा काफिला रुक गया था आगे कुछ। जब भी कोई, एक्चुअली क्या होता है सर, जब भी कोई VVIP का प्रोग्राम होता है देश के अंदर या देश से बाहर, कभी भी सारे रूट डिक्लेयर होते हैं। यहाँ तक कि रूट तो बहुत दूर की बात है, रूट के साथ जितने भी हॉस्पिटल होते हैं वो भी एंगेज किए जाते हैं नज़दीक में। जैसे सपोज करो इस एरिया में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो नज़दीक में कौन से हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तो सब कुछ डिक्लेयर होता है। यहाँ तक कि इस टाइम जेल के अंदर से कितने लोग छूटे हुए हैं, पागल कितने लोग हैं इस आसपास, ये भी डिक्लेयर जाती है एजेंसी के पास कि इतने लोग इस एरिया के अंदर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में पागल भी हैं, इतने लोग जमानत में बाहर है, तो हर डिटेल। तो इंसिडेंट देखा था, उसमें बहुत सारी बातें भी उठी थी कि इतना बड़ा चूक कैसे हो सकती है PM सिक्योरिटी के ऊपर, कि कैसे जाम लग सकता है करके। तो थ्रेट था कुछ उसमें? दिखता था आपको कुछ कॉन्स्पिरेसी दिखती है कुछ? जबकि एक्चुअली क्या है सर, देखो कि मैंने आपको क्या बोला कि मैंने जब ये भी बोला कि पागल जो आ रखे हैं उनकी भी रिपोर्ट एजेंसी के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, कि उन पागलों के ऊपर भी ध्यान रखा जाए। जो अच्छा। हाँ बिल्कुल, जो पागलों के ऊपर, यहाँ तक कि PM का कोई भी प्रोग्राम होगा तो रोड को छान दिया जाएगा। और रोड पहले तो, फिर भी अगर उस रोड के ऊपर अगर इतना होने के बाद भी अगर रोड को एंगेज करने की कोशिश करी तो हो सकता है सर
कि कुछ ना कुछ थ्रेट हो सकता था। ये तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है, तो देश का बहुत बड़ा एक न्यूज़ ये भी वायरल हुई और बड़ा डिस्कस हुआ कि जब एससीओ समिट में चाइना गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो पुतिन की गाड़ी में बैठ गए और फिर बड़ी न्यूज़ आई कि वो इसलिए आए थे क्योंकि शायद कोई थ्रेट था, इसलिए लास्ट टाइम पे पुतिन ने बोला कि आप मेरी गाड़ी में बैठो। लोग बातें कर रहे हैं, मतलब ये मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी हाँ, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसमें कि बांग्लादेश के एक होटल के रूम नंबर इतने के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, करेक्ट। इसको जोड़ा गया था एक्चुअली। और वो जो आदमी थे वो थे शायद आई थिंक यूएस के फर्स्ट स्पेशल फोर्स के जब मेजर जनरल रैंक का कोई नाम था, नाम भी मैं भूल गया क्या नाम था एक्चुअल में। तो ऐसा नहीं है सर कि अगर सपोज करो कि पीएम के साथ बैठे हुए थ्रेट है, तो हिंदुस्तान की एजेंसी बहुत पावरफुल है सर, और उनको पता है कि हमारे देश के वीवीआईपी और हमारे देश की जनता को कैसे सुरक्षित रखना है। तो नहीं, वो तो रूमर्स हैं, लेकिन जो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो बांग्लादेश के अंदर जो डेड बॉडी मिली थी वो किसी न किसी ऑपरेशंस के अंदर थे। और वो सीआईए में थे, मतलब एक्टिव एजेंट थे वो। एज ए मेजर जनरल रैंक आदमी। और एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ जब हमने इसमें एनालाइज किया कि यार ऐसे कैसे हो सक गया कि एक मेजर जनरल रैंक का एक आदमी एक होटल के अंदर मर जाएगा और 3 दिन तक पता नहीं चलेगा। तो जब हम इसको डीपली गए तो हमें ये पता चला कि सीआईए को उसी टाइम पता चल गया था कि इसको एलिमिनेट कर दिया होटल में। तो सीआईए ने बोला नहीं, अगर हम इस टाइम डेड बॉडी हटाएंगे तो सारी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर आ जाएगी कि हम बांग्लादेश की धरती में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। एक काम करो, ऐसा फील कराओ पूरी दुनिया को कि हमें भी कुछ नहीं पता, और जब लोगों से पता चलेगा तो हम भी नॉर्मल हो जाएंगे बिल्कुल। तो 3 दिन तक जानबूझ के उस बॉडी को सीआईए ने खुद नहीं हटाया। जब होटल के कर्मचारी के थ्रू पता चला कि लाश मिली है, तब सीआईए उस बॉडी को लेकर गई और उसका पीएम नहीं होने दिया। तो इस ऑपरेशन था सर, लेकिन ऑपरेशन क्या था नहीं पता। तो इस वक्त सीआईए हो या MI6 हो या चाइनीज़ एजेंसी हो या मोसाद हो फॉर दैट मैटर, इंडिया की किस पड़ोसी पे सबसे ज़्यादा नज़र है? सर देखो, इंडिया अगर नज़र हमारी अगर हम सबसे ज़्यादा देखते हैं तो हम MI6, सीआईए, MSSISI बराबर सर इनको। नहीं, तो ये मतलब किस कंट्री पे ये लोग सबसे ज़्यादा हैं? क्योंकि पाकिस्तान का नाम इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, बट पिछले 2-3 सालों से बांग्लादेश और नेपाल भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो चाइना खैर एक दूसरी रेंज में है। तो इसमें नेपाल और बांग्लादेश कितना बड़ा थ्रेट है? सर देखो, बांग्लादेश और नेपाल थ्रेट नहीं, इनका यूज़ हो सकता है। अच्छा, यूज़। देखो दुश्मन क्या होता है सर, जो पावरफुल दुश्मन क्या होता है, वो सिर्फ गेम पीछे से खेलता है। करेक्ट। देखो, हम मेरे सीनियर की एक बहुत अच्छी बात थी, जब हमने एक बार अपने सीनियर से पूछा, उन्होंने बोला कि जब यार ऑपरेशन फिजी चल रहा था ना, तो हमने एक काम किया, बोला हमने पैसे लोगों के मुंह में भरे, लेकिन पैसे हमने ऊपर जो उनके फिजी आर्मी के जो बड़े बड़े जनरल थे उनके मुंह में नहीं भरे। बोला हमने सारे सोल्जरों के मुंह में भर दिए, क्योंकि गोली चलाने का ऑर्डर इन्हीं को आता था ऊपर से। बोला हमने इनको भर दिया, तो ये जाते थे और हवा में ही गोलियां चलाते, तो बोला हम मार के आ गए। हमने जड़ को पकड़ा, नहीं समझे, क्योंकि ऑर्डर्स वहां से आएगा, यही लोग टॉर्चर करेंगे नीचे। तो जो टॉर्चर करे एक्चुअली क्या है कि चाहे सीआईए हो, चाहे वो बांग्लादेश का यूज करेगा, यूज बांग्लादेश का करेगा ना सर, खुद तो नहीं आएगा सामने। या नेपाल के रूट से हमारे देश के अंदर क्या करेगा, टेररिज्म को भेजने की कोशिश करेगा। जैसे आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि ISI के कुछ लोग नेपाल में पकड़े गए या MSS के कुछ एक एजेंट पकड़े गए। तो डेफिनेटली जो नीचे हैं, या जो अभी मतलब जैसे बांग्लादेश ख़त्म हो चुका है, तो हम डेफिनेटली बांग्लादेश के ऊपर पूरी हमारी एजेंसी की नज़र रहती है, क्योंकि वो तो बर्बाद है, और बर्बाद तो बर्बाद ही है सर। जिसके पास कुछ भी नहीं है, बोला मैं तो डूब रहा हूँ, तो मैं भी लेके डूबूंगा। एक कमांडो जो होता है, एक जो स्नाइपर होता है, अगर वो किसी मिशन पे गया है, ऑपरेशन पे गया है और वो गोली चलाने ही वाला है, लेकिन सडनली उसको या तो पता चलता है या रियलाइज़ होता है कि जिस बॉस ने मुझे ये बोला है या जिस मेरे सीनियर ने मुझे ये बोला है, ये काम सही नहीं है, तो क्या उसका कॉल होता है कि उस काम को न करे, हट जाए, या करना ही पड़ेगा, भाई सही नहीं है, बॉस का ऑर्डर है तो करना है? सर मैं अपने लिए बता देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। एक बार मैंने बोला मेरे सीनियर को कि सर ये सही नहीं है। अच्छा, है ना, एक लाइन है, मेरे सीनियर ने बोला, मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला देख, दिमाग लगाने वाले आदमी वो दिल्ली में बैठे हुए, तेरा काम है करना। वो मेरा आखिरी दिन था सर। बस बोला जो माइंड लगाएंगे, जो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, वो दिल्ली में बैठे हुए। वो आखिरी दिन था आपका दिमाग लगाने का? दिमाग लगाने का। अच्छा। बस फिर उसके बाद ऑर्डर्स को फॉलो करना। तो आप गए ऑपरेशन पे और ऑपरेशन कर रहे ऑर्डर्स फॉलो करना सर। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर? डिपेंड करता है, या आप क्विट कर सकते हो कि मैं नहीं करूँगा, किसी और से करा लो, ये अरे नहीं, अरे सर कैसी बात कर दी आपने सर। सर अच्छा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिविल और फौज क्यों अलग है सर? एक क्वेश्चन कि अगर दिमाग में लोगों के क्वेश्चन होना चाहिए, हर दुनिया के हर व्यक्ति के, कि अगर मैं लोगों से पूछूं सिर्फ एक बारी में आंसर दे दो एक ही सवाल में कि फौज और सिविल दोनों में एक अंतर क्या है सबसे बड़ा, आप बताओ सर, क्या अंतर हो सकता है सबसे बड़ा?
आप ही बताइए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा वेपन, यार वेपन तो आप भी चला के आ जाओ ना, आजकल अमेरिका रशिया सब जगह वेपन की ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ होगा, सिर्फ एक ही चीज़ दोनों को अलग करती है, वो करती है डिसिप्लिन सर। सबसे बड़ा जो फ़र्क है फौज और सिविल का, वो है डिसिप्लिन का फ़र्क सर। एग्जाम्पल के लिए आज एक घर में एक बाप के 4 बेटे हैं, वो 4 को कंट्रोल नहीं कर पाता सर, चारों बच्चे अलग रह रहे हैं। लेकिन फौज के अंदर एक कमांडर के सामने अगर 10 लाख लोग खड़े होंगे ना सर, अगर उसने 10 लाख को बोल दिया सावधान, तो 10 के 10 लाख सावधान होंगे सर। यही फ़र्क है फौज में और सिविलियन में। फौज सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करती है सर। लॉरेंस बिश्नोई को गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्या? इस पे बहुत बात होती है। नहीं नहीं सर, गवर्नमेंट का क्यों सपोर्ट होगा सर लॉरेंस बिश्नोई को सर? एक गैंगस्टर को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी भाई? मुझे इतना बताओ सर। बहुत नहीं सारे नहीं, लोग मैं question- थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, लोग कह रहे हैं भाई, लोग मैं कह- यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्यों सपोर्ट करेगी भाई, मुझे एक रीजन बताओ। आप लोग बोलते हो, लोग बोलेंगे यार कि लॉरेंस के लोग उधर, भाई आप, हमारी गवर्नमेंट है भाई, हमारे पास अपनी आर्मी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से हमारी आर्मी आती है भाई, हमारे पास अपनी एयरफोर्स है, नेवी नहीं, है, बट अभी स्पेशल आपने फोर्स है। थोड़े टाइम पहले इसी पॉडकास्ट में बोला कि कुछ लोग जो घायल होते हैं वो घातक होते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ नहीं, वो ऐसा तो अंदर है ना सर। अच्छा, अंदर क्या करेगा आदमी सर, वो तो अंदर है सर। सर काम करवाना होगा तो हमारी हमारी वो भी तो कर सकते हैं ना सर, हमारी खुद की एजेंसी कर लेगी ना सर। सिद्धू मूसेवाला का जो किलिंग था, उनको जो मार दिया गया, वो प्योर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग था या उसको कैसे देखते हैं आप? उसमें भी कई बातें होती हैं, हालांकि कुछ चीज़ें सामने भी हैं, उस पर सर केस भी देखो, चल रहा है। मेरा नहीं है, मैं राय बताता हूँ। कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या नहीं, ये लॉरेंस गैंग का आपस के अंदर था। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि यार नहीं, ये सिद्धू मूसेवाले के कुछ एक, मैंने तो सर गाने नहीं सुने, मैं इतना सुनता भी नहीं हूँ, मुझे कि कुछ एक गाने क्या थे, खालिस्तान को वो कर रहे थे। ये लोगों का कहना है कि मतलब ज़्यादातर इस टाइप का मूवमेंट को बढ़ा रहे थे, और ये इनडायरेक्ट तरीके से किसी एजेंसी ने कर दिया। ये लोगों के अलग अलग फैक्ट हैं सर। देखो, मैं तो उस केस में भी इन्वॉल्व नहीं था ना, उसका इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व था, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया या खालिस्तान मूवमेंट को लेकर चीज़ें हुई है। कितना आसान है किसी को भी मार देना एक एजेंट के लिए? दुनिया के अंदर एक फायरर बनना बहुत आसान है। ये लाइन लिखी थी इजराइल में सर, फायरर बनना सबसे आसान है, लेकिन अपने दुश्मन को ढूंढना दुनिया में सबसे मुश्किल है सर। मारना बहुत आसान है, लेकिन मारने के लिए मुझे मेरा टारगेट तो मिलना चाहिए। मारने में कौन सा मुश्किल है सर, बस ट्रिगर प्रेस करना है, आदमी खत्म। लेकिन मैं उसको ढूंढूंगा कहाँ जिससे मुझे मारना है, वो दुनिया के कौन से कोने में होगा सर, वो मुश्किल है ना सर। तो एक कमांडो, एक स्नाइपर जो मिशन पे जाता है, उसके हाथों कोई मरता है, अगर एक ह्यूमन लाइफ जाती है, तो उसको गिल्ट होता है, या वो चीज़ उसको प्रेशर देती है कभी, या वो उसको सिर्फ काम की तरह देखता है, बाद में स्विच ऑफ कर देता है अपना पैटर्न? आप पंडित हैं, आप क्या हैं वैसे? हाँ, पंडित है। आप बकरे को काटते हैं सर? नहीं, अगर काटो तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। है ना? एक कसाई से वो बकरे को हर रोज काटता है और अगरबत्ती भी जलाता है, उसका काम है ना सर, वो उसका काम है। आप एक कसाई से जाके पूछो यार तू भाई बकरे को मारता है, वो कहे मेरा काम है यार ये चीज़ें। एक सोल्जर हो दुनिया सर, वो अपना धर्म निभा रहा है सर, वो तो जानता भी नहीं है, उसको पता है कि नहीं, ये वो ठीक है, बट पर्सनल लेवल पे वो हिट नहीं करती एज अ सोल्जर। क्यों करेंगे सर? आप अच्छा एक इंसिडेंट बताता हूँ सर। मणिपुर के अंदर अभी कुछ आपने सुना होगा, 2 साल पहले क्या हुआ। जी। एक बंदे को पकड़ा हमारे दोस्तों ने। जिस बंदे को पकड़ा उसने क्या किया था सर पता है? उसने 5 लोगों को उठाया था उन लोगों ने, और उन 5 लोगों में से एक 3 महीने का भी बच्चा था। कितना था? 3 महीने का बच्चा 5 के अंदर। उसने उस 3 महीने के बच्चे के साथ क्या किया होगा सर? पहले पता क्या किया उसने उस 3 महीने बच्चे के सबसे पहले तो पैर में गोली मारी, घुटने के बीच में। उस 3 महीने के बच्चे के पैर में, घुटने में गोली मारने के बाद नाइफ से उस बच्चे की दोनों आंखें निकाली। आंखें निकालने के बाद 40-50 चाकू मारी उस 3 महीने के बच्चे के पास। अब जब वो आदमी आपके सामने आ जाए कभी, ऐसा इंसान, आप क्या करोगे सर? सेम काम करना चाहिए उसके साथ। आप सोचो उस बच्चे, यार तू उठा के लाया लोगों को, तुझे टेररिस्ट है, मार दे गोली, लेकिन तू एक बच्चे के पहले घुटने में गोली मारता 3 महीने के बच्चे के, फिर नाइफ से उसकी दोनों आंखें निकालता उस बच्चे के जिंदा उसकी, फिर उसके बाद तेरा मन तब भी नहीं बढ़ता, तू 30-40 चाकू मारता उस बच्चे में। तो ऐसे आदमी को सर, किसको गिल्ट होगा ऐसे आदमी को मारने में? तो ऐसे ही हैं लोग सर। कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, व्यूअर्स उसका जवाब सुन के उनको अच्छा लगेगा। कौन सी एजेंसी है जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक है? कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी, किस देश की? सर देखो, खतरनाक नहीं बोलूंगा, कौन सी एजेंसी मुझे खराब लगती है, अच्छा, दुनिया के अंदर आतंक फैलाती है, वो मैं बता। खतरनाक तो सभी है एजेंसी, लेकिन कौन सी एजेंसी है जो मानवता के लिए ठीक नहीं है, पूरी दुनिया में वॉर कराना चाहती है, वो चाहती है पूरी दुनिया में उन्हीं का पावर हो, है ना? चाहे लाखों लोग मर जाएं, गाजा जैसी चीज धरती से खत्म हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो MI6 है सर। ओके। मोसाद को कैसे देखते हैं आप एज एन एजेंसी? ठीक है, ऑपरेशंस कर रही है सर, अपने देश के हित में ऑपरेशंस करती है, लेकिन डेंजर नहीं कह सकता, डेंजर इज MI6।
अगर आप रेटिंग में लो तो MI6 नंबर 1 सर। बेस्ट वेपन कौन सा आपके हिसाब से है? सर जैसे मैंने आपको बताया 9mm पिस्टल से लेकर वेपन है सिचुएशंस के हिसाब से। अगर आप मुझे 9mm पिस्टल में बोलो तो मैं बोलूँगा यार मुझे ग्लॉक अच्छी है छोटे रेंज के लिए। आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तो मैं बोलूँगा यार मेरे को MP5 भी अच्छी लगती है, M16 भी अच्छी है मेरे लिए। आप अगर स्नैपर्स पर आ जाओ तो मैं बोलूँगा 82 अच्छी है ना? तो डिपेंड करता है सर, हर रेंज के हिसाब से वेपन होता है और सर। ये सारे वेपन्स ग्रे मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी कहीं से भी ले सकता है? आज इंडिया में अगर कोई भी वेपन लेना हो तो आप कह रहे हो मिल जाएगा? सर डिपेंड करता है, देखो वेपन्स तो मिल जाएंगे लेकिन अगर जैसे एक स्नैपर्स वगैरह मिलना बहुत टफ है सर, बहुत ही मुश्किल है। जबकि LMG भी इस देश में 5 शायद जब से देश आज़ाद हुआ है शायद 5 LMG इस देश में पकड़ी गई हैं 7.62 mm। करेक्ट। हाँ, लेकिन स्नैपर बहुत मुश्किल है मिलना। अगर मैं 95, 82 पर चाहे मैं कोई ड्रैगनों की वेपन बात अगर करूं। मूव हो रहा है देश में कहीं भी, तो उसकी ट्रैकिंग हो सकती है आराम से कि ये एक मूव हुआ है कहीं से कहीं, उसका रिकॉर्ड होता है जनरली? नहीं सर, हाथों हाथ तो नहीं होता जो सच है। हाथों हाथ होता तो शायद दुनिया में क्राइम ही खत्म हो जाता, बंद होना। क्योंकि कंट्री मेड तो है नहीं सर, मुंगेर से तो बने नहीं है वेपन कि मुंगेर से वेपन बन के चाहे एक के हो चाहे हम इस पिस्टल्स हो इस देश के अंदर घूम रहे हैं। तो ये तो दुनिया के किसी ना किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा ये वेपन है। ठीक है, अगर ये कहीं भी आए हों, जैसे अगर आपने पुलिया आर्म्स भी ड्रॉप देखा होगा आपने 1995 में, ठीक है, जिसका आज भी चर्चाएं होती हैं देश में। तो वो लास्ट में कि हमेशा वेपन करता है डिपेंड टारगेट के ऊपर और दूरी के ऊपर और सिचुएशंस के ऊपर सर। आपको लगता है आम नागरिक को, सिविलियंस को भी गन्स रखने की परमिशन होनी चाहिए? लेकिन क्यों? इसके ऊपर यूएस में बड़ी चर्चा होती है। सर आप दुनिया के अंदर कोई भी सर, सबसे पहले आदमी को शौक होता है। दुनिया की कोई भी शुरुआत क्या होती है? शौक से, शौक। हाँ। फिर उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है शौक, धीरे धीरे क्या हो जाती है? आदत बन जाती है। हम्म, आदत के बाद तीसरा क्या होता है? मजबूरी हो जाती है। हम्म, तो मजबूरी का ऑप्शन नहीं होना चाहिए ना सर। स्टार्टिंग में आपको गन का शौक है, हम्म। सिचुएशन ऐसे पैदा हो जाए कि आपकी मजबूरी हो जाए, तो सिचुएशन में जाओ मत ना सर। तो आप इसके फेवर में नहीं है? नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ सर। आप कोई वेपन रखते हो अभी? जरूरत ही नहीं है सर। मतलब यहाँ नहीं लाए, वो तो मैंने देख लिया है। क्या है, देखो कि मेरे एनिमी भी हैं मेरे को, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे एनिमी तो होंगे ही सर। हाँ। अगर आप पाकिस्तान से बोलो, आप आशिम मुनीर या जैसे मोहम्मद, तो कहता है यार इस आदमी को तो तेजाब में डाल दें। किसको? आपको? हाँ, मेरे कहते हैं ना, मेरे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी शायद ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर सारे के सारे मेरी वॉइस को चेंज करके उन्होंने पूरे वीडियोस चलाए थे वहाँ पर, हाँ। मेरी आवाज़ को AI से चेंज करके। ठीक है, आप मेरा मेल खोल कर देखो, आपको हज़ारों धमकी भरे मैसेज मिलेंगे जिनको मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। तो थ्रेड तो है ही। अब अगर मैं बात इंडिया की कर रहा हूँ, मैं बात टेररिज्म के अगेंस्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल फैमिली के अगेंस्ट कि यार ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर हैं ये लोग। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि वॉर इंडस्ट्री खत्म होनी चाहिए, मैं बात ड्रग के अगेंस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अफगानिस्तान से जब एक ड्रग्स निकलता है तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए होती है। जैसे वो ड्रग्स हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसता है, वो ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ हो जाती है। अब मैं कहता हूँ जैसे वो ड्रग्स अमेरिका तक पहुँचता है उसकी कीमत 9 करोड़ हो जाती है। तो ऐसा क्या है उस ड्रग्स में यार कि 1 लाख का ड्रग्स हिंदुस्तान में 99 लाख रुपए प्रॉफिट पर बिकता है, अमेरिका के अंदर 9 करोड़ में बिकता है। यानी कि पूरा का पूरा टेररिज्म पर ही जा रहा है ना सर। तो वो लोग तो नफरत करेंगे ही मुझसे। तो आपको ये थ्रेट परेशान नहीं करता कि इतनी धमकी आ रही है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मेरा काम है ना सर। नहीं, बट अब आप सर्विस में नहीं हो, आपके पास वेपन भी नहीं है, और आपको लगता है उसमें आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? आप कैसे, आपको लगता है कि कुछ हुआ, अटैक हुआ, तो बचना कैसे है? नहीं सर, देखो क्या है, एग्जाम्पल के लिए कि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, मेरे सामने कैसे लोग हैं, अगर मुझे लगता है कि ये लोग वेपन के भाषा ही समझते हैं तो मैं डेफिनेटली वेपन के साथ ही मिलूंगा सर, चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूँ। तो यहाँ आने से पहले आपने देखा था कौन है, क्या है, कैसा है, मतलब? बिल्कुल सर, हमारी दुनिया में एक कहावत है कि मैं तब तक ही जिंदा रहूंगा और तब तक रहूंगा, मुझे उस हर व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए जिससे मैं मिल रहा हूँ, जिससे मैं भविष्य में मिलने वाला हूँ, या जो मेरे आसपास है। तो मेरी डिटेल निकाली थी आपने? ठीक है, आप दिखाइए सर डिटेल, थोड़ा बहुत तो निकाल ही लिया, तभी आया सर, थोड़ा टाइम भी लग गया। इतना डिटेल निकालने में? थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना सर, जितना मेरे लिए ज़रूरत था, अच्छा, जितना मेरे लिए ज़रूरत है तो सर। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मेरे रिलेटेड है जो मुझे नहीं पता है और मुझे पता होनी चाहिए? नहीं, बाकी ऐसा नहीं सर, मैं तो आपके सारे वीडियोज़ वाले जो बुआ वाले भी हैं वो भी देखना स्टार्ट किया पूरा कि किस चीज़ को जाते हैं, रेडियो मिर्ची से लेकर सब, शायद एक्टर्स के साथ भी जो लिए जी, एवरी जी। पूरा वॉच किया। अच्छा, ठीक है। जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं और ये आपसे पूछते भी होंगे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि अगर मुझे फोर्सेस में, स्पेशल फोर्सेस में जाना है, स्नाइपर बनना है, या देश की सेवा करनी है, एक कमांडो बनना है, तो आपकी पहली राय क्या होती है? उसका सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप ऐसा ओरिएंटेशन है, आप ऐसा सोचते हो तो? सर जो भी देखो, बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे लिए, उनके एक ही शब्द है कि आप सच में अगर देश की सेवा करना चाहते हो तो व्यक्तिगत छोड़ दो उस दिन के बाद, फिर देश की बात,
फिर ये मत बोलो मेरे साथ ऐसा हो गया हम्म, कि यार मेरे साथ, आपके साथ हुआ ना, व्यक्तिगत है। फिर मैं बात देश की कर रहा हूँ, आप कहते हो मुझे देश की सेवा करनी है तो फिर देश पर आओ। फिर अगर आप सच में देश की सेवा करना चाह रहे हो तो मुश्किलें तो आएंगी सर। हम्म, वो व्यक्तिगत के साथ है ना सर, कि एग्जाम्पल के लिए चलो मेरी लाइफ के अंदर भी एक इंसिडेंट कि यार मैं भी बोलता हूँ कि मैं 4 साल 6x6 के कमरे में रहा, व्यक्तिगत रहा हूँ ना सर, इससे देश को तो फर्क नहीं पड़ा, हम्म, मेरे को व्यक्तिगत फर्क पड़ा है ना, तो व्यक्तिगत फर्क पड़ जाना चाहिए। अगर आप सच में देश की सेवा करना चाहते हो तो अपने दिमाग में एक ही चीज डालो कि अगर आज से मैं देश की सेवा कर रहा हूं तो व्यक्तिगत भूल जाना यार, आपका हर हित देश के लिए होना चाहिए। फिर कोई आपका ऐसा एजेंट फ्रेंड जो ये इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हुआ हो कि देश ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने कितनी बड़ी चीज़ देश के लिए की, उसको पता भी नहीं है, मुझे क्रेडिट भी नहीं है, और जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तो ऑब्वियसली वो शेयर भी नहीं कर सकता। तो कभी आपसे कोई, ऑब्वियसली आप नाम नहीं बताएंगे, बट ऐसा कभी कोई सिचुएशन आई? नहीं सर, देखो अगर सिचुएशन आएगी तो कभी रहेगा ही नहीं फिर एजेंट। जिस दिन किसी के भी दिमाग में ये हो गया एक हल्का सा, मैंने कहा जिस दिन वो अपने पर्सनल हित में आ गया तो फिर वो रहा ही नहीं ना सर। बट पॉसिबल तो है, ये हो सकता है, ह्यूमन नेचर है। सर गुस्सा आना एक अलग चीज़ है, हाँ, गुस्सा आना अलग चीज़ है। हम अपने परिवार से गुस्सा हो जाते हैं, हर आदमी होता है गुस्सा, अपने घर वालों से, पिताजी से भी गुस्सा हो जाता है, मदर से भी। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका बुरा चाहेगा। मेरी बात सुनो, अगर आपके पिताजी ने आपको डांट दिया आज यार ये चीज़, चाहे आपकी गलती ना भी हो, तो क्या आप जाके पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीटोगे सर? थोड़ी देर के लिए गुस्सा है ना, घर का गुस्सा घर में खत्म हो जाए। अगर आप ढिंडोरा पीट रहे हो तो आप अपने परिवार को विनाश में धकेल रहे हो सर। फिर अभी उस केस को अगर कंट्री के लेवल पे देखें, आप अगर ये हाँ, कि अगर आपको अपने आपको देश से देश में गुस्सा हो, प्रॉब्लम है, हाँ। आपको देश में प्रॉब्लम है, कोई बात, आप उसको पूरी दुनिया में जागरूक कर रहे हो तो आपसे बड़ा आतंकवादी तो मैं कह रहा हूँ मौलाना मसूद अजहर भी नहीं है सर, क्योंकि वो तो वहां बैठकर काम कर रहा है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं आप। सर कैसी बात कर रहे हो सर? मैं कह रहा हूं कि मौलाना मसूद अजहर भी आपसे बड़ा आतंकवादी नहीं है जो अपने देश के हित में बात नहीं। आप तो यहीं रह रहे हो यार, यहीं का खा रहे हो यार, आप इसी देश में रह रहे हो, यहीं का खा रहे हो, इसी देश ने आपको सम्मान दिया, सब कुछ दिया, आप इसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो सर? नहीं, उसमें आपकी नाराजगी है ना सर, आपकी नाराजगी है, नहीं, उनकी नाराजगी देश से है ना सर, सिस्टम से है, जो देश चला रहा है उससे है। उससे। लेकिन आप, अच्छा आप सिस्टम से नाराजगी है, क्या विदेशी ताकत आपकी हेल्प करेंगी सर? वो हेल्प करेंगे? आप उनसे मदद मांगते हो, उन तक कहते हो कि वहां ऐसा है, तो वहीं रह लो ना जाकर यार। आपको अमेरिका पसंद है ना सर, आप अमेरिका में रहो ना सर। आपको ब्रिटेन पसंद है, आप ब्रिटेन में रहो, आप रह भी यहीं रहे हो और तारीफें भी उनकी कर रहे हो सर। तो कोई बाहर से कर रहा है और वहीं रह रहा है तो फिर ठीक है, आपको चलेगा सर देखो, बट उसका तो हम इंडियन कुछ मूल का है तो चलेगा आपको। सर जो बाहर से रह रहा है फिर तो हमारा मतलब ही नहीं है ना सर उससे। नहीं, बट वो इन्फ्लुएंस करता है ना यहाँ पे लोगों को। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला सर कि दुनिया में अननोन गनमैन घूम रहे हैं ना सर। अरे बाप रे, सर कैसी बात कर रहे हो सर? अरे बाप रे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, और इससे अभी मेरे को लगता है बहुत सारे सवाल आएंगे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो आपको वापस आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सर, और आपने जैसे बोला जो कंट्रोवर्सी जो है, अरे सर मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई देखो, जिसको प्रॉब्लम है ये फालतू का ये यूट्यूब पर्सनली आके मिल लेना यार कभी भी, है ना सर? बिल्कुल, जहाँ मतलब पर्सनली मिलो वो बढ़िया है। मतलब मुझे एक चीज़ बताओ ना साहब, हाँ। एक उदाहरण के लिए, मुझे आपसे गुस्सा है, हाँ। मैं आपसे गुस्सा हूँ ना, मैं आपको 4 गाली देके करूँगा क्या? उससे होगा क्या यार? मुझे आपसे दिक्कत है, कभी अकेले में मिलेंगे ना सर, सारी गिलवा से दूर कर लेंगे उस टाइम। तो आपको ऐसे कोई अकेले में मिलता है तो अरे सर कैसी बात करिए, अकेले में जो मिले आज, अब छोड़ो सर, क्या करें, कभी और बात करेंगे इसमें। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को और भी लोगों से ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लकी विश भाई, थैंक यू भाई, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर।